गुड आफ्टरनून। तो ऐसा है, आज से हम चालू करेंगे अपनी पढ़ाई। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पूरा ही आसान है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीए एग्ज़ाम्स में सब चीज़ आपको समझ में आती है, बस दिक्कत वही होती है कि आपको लिखना कैसा उसमें दिक्कत आती है, या कोर्स इतना वास्ट होता है कि आपका रिवीजन नहीं हो पाता, बस वो प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम। बाकी वैसे समझ में सब आ जाएगा आपको। तो आज हम अपना पहला टॉपिक चालू करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। तो बेलमेंट और प्लेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसा होता है ये देखेंगे अपन। पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे अपन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि डायग्राम्स के ऊपर से ही अपन पूरा इसको सॉल्व करेंगे, पूरा कंसेप्ट समझेंगे, और इवन आंसर्स कैसे लिखना उसमें भी आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं अपन। सबसे पहले तो बेलमेंट का मतलब क्या है तो आपको पता है, वैसे आपने क्योंकि सीपीटी लेवल या फाउंडेशन लेवल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिसमें आपने ये देखा है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई चीज़ देता है, कोई भी वस्तु उसको दी जाती है, कोई भी एक गुड्स उसको दिए जाते हैं, और कोई कार्य करने के लिए दिए जाते हैं। जैसे कि आपको कहीं घूमने जाना था, आज आपकी इच्छा नहीं हो रही क्लास करने की, आपने बोले सर थोड़ा आज के दिन मेरे को घूमने जाना है, आप कार देते क्या चलाने को? मैंने बोला ठीक है लेके जाओ कार। मैंने आपको कार दे दिया, अब आप कार लेके जाते हैं। अब ये कार आपकी हो गई क्या? तो नहीं, कार तो आपकी नहीं हुई, कार तो मेरी है, लेकिन आप यूज कर रहे हैं, आपको मैंने यूज करने को दे दिया। तो ऐसे केसेस में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो बेलमेंट में मैंने चीज आपको यूज करने दिया, पोजीशन आपको दे दिया, बट ओनरशिप मेरी ही है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो अपन इसको ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। तो अपन इसको एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझेंगे तो आपको ये इजीली पूरा कवर हो जाएगा टॉपिक। तो देखते हैं, सबसे पहले तो समझो यहाँ पे मिस्टर ए है। मिस्टर ए एक कार देता है मिस्टर बी को, मिस्टर बी को जरूरत थी, तो मिस्टर बी समझो आप, मिस्टर ए समझो मैं, तो मैंने आपको कार दिया, ठीक है। ये जो कार है, ये कार मैंने आपको यूज करने दिया हूं, और जब आपका यूज पूरा हो जाएगा, जब आप इसको यूज कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपको ये गुड्स वापस करना है, ठीक है। यहां पे ये गुड्स की आपको ओनरशिप नहीं मिलती। तो अगर आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको याद होगा तो उसमें हमने देखा था ओनरशिप ट्रांसफर होती है। मीन्स वहां पे आपने एक जो जनरल प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दिए थे, ओनरशिप ट्रांसफर कर दिए थे दूसरे व्यक्ति को। तो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो उसको वापस नहीं करता, अब तो उसकी हो गई वो चीज, वो पैसा देगा और वो उसकी हो जाएगी। यहाँ पे चीज आपकी नहीं हुई, आपको मैंने चीज का पोजीशन दिया हो, इसको हम बोलते हैं पोजीशन। और ओनरशिप किसके पास है? तो ओनरशिप मेरे ही पास है, तो मैं ओनर हूं, और पोजीशन ट्रांसफर किया गया है इस व्यक्ति को। जब ये कार्य पूरा हो जाएगा, जब आपको घूम फिर के आ जाओगे, मैंने बोला था घूमने चले जाओ, लेके आ जाना कुछ टाइम बाद कार, आप एक आध घंटे बाद लॉन्ग ड्राइव पे गए और मेरे को कार लाके वापस दे देते हैं, तो ऐसे केसेस में रिटर्न ऑफ गुड्स हमेशा रहेगा, ठीक है। तो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एक रिटर्न है। तो रिटर्न यानी लिखित रूप में नहीं, रिटर्न यानी वापस करना, वो भी रिटर्न होता है, वो रिटर्न अलग है, ये रिटर्न है वापस करना, ठीक है। तो कभी कभी मैं पांचट मारता हूँ, अब आपको झेलना पड़ेगा और क्या, ठीक है। तो रिटर्न करना, अब पांचट जरूरी भी हो जाते हैं, आखिरी क्लास है, थ्योरी क्लास है, तो कुछ ना कुछ फेंकते रहना पड़ता है, ऐसा फालतू की चीज़ें आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो रिटर्न करना। अब यहाँ पे ना जो व्यक्ति ओनर है इसको हम एक नाम देते हैं बेलर। तो बेलर वो व्यक्ति जिसके गुड्स है, जिसकी ओनरशिप है, और वो गुड्स ट्रांसफर कर देगा दूसरे व्यक्ति को, ठीक है। तो गुड्स दे दिया यूज करने को, तो ये दूसरा व्यक्ति जिसको गुड्स दिए गए इसको हम बोलते हैं बेली। तो जनरली ऐसा बोलते हैं अपन, ठीक है। तो आप देखोगे बहुत सारे केस में ऐसा होता है, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, तो ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं, बेलर, बेली, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। पेयर, पेई, ये वर्ड यूज किए जाते हैं। डेटर, डेटरी, ये वर्ड यूज नहीं किए जाते, हर जगह रूल नहीं लगता, ठीक है। तो डेटर क्रेडिटर होता है, तो हर जगह रूल नहीं लगता। बायर बाई नहीं होता, ठीक है, बायर सेलर होता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो हर जगह हर रूल नहीं लगता। तो बट जनरली बहुत सारी जगह आप ये देखोगे डोनर, डोनी, ऐसे वर्ड्स यूज किए जाएंगे, ठीक है। ये होता है डोनर और डोनी, जो डोनेट कर रहा वो डोनर, जिसको डोनेशन मिला वो डोनी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे बेलर और बेली। तो बेलर इज द ओनर ऑफ द गुड्स, ये हमेशा रहेगा, बेलर ओनर रहेगा गुड्स का, ठीक है। एक आध % केस कुछ चेंज हो सकता है, बट 99% केसेस में आप देखोगे जो ओनरशिप है वो बेलर की रहेगी, ठीक है। बहुत कम केसेस रहेंगे जब ओनर ना होते हुए भी मैं गुड्स किसी और को दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये ओनर रहेगा, और दूसरा व्यक्ति जिसको पोजीशन मिला है
वो व्यक्ति कहलाता है बेली। और ये जो कार है इसको हम बोलते हैं गुड्स बेल्ड, ये गुड्स है। जैसे ही हमने बोल दिया इसको गुड्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि गुड्स यानी ये रहेगा हमेशा मूवेबल, मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आपको याद होगा कि गुड्स जो होते हैं ये हमेशा मूवेबल गुड्स होते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी को ही आप गुड्स बोलते हैं। गुड्स की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी, जो आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा था, याद है क्या कुछ थोड़ा थोड़ा? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, अदर देन एक्शनेबल क्लेम इन मनी। याद आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा? ठीक है, एंड इंक्लूड स्टॉक एंड शेयर्स, ठीक है, तो ये सब गुड्स है, ठीक है। स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवेड बिफोर सेल और एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये डेफिनेशन थी। तो खैर अब काम की नहीं है, बट गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, इतना तो ध्यान है, तो इतना ही काम का है अपने लिए। तो गुड्स मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पैसा गुड्स नहीं होता अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मनी गुड्स नहीं है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है अपने को। तो ये मूवेबल गुड्स रहेंगे। जैसे हमने बोल दिया गुड्स, तो इट विल बी मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप जब जमीन गिरवी रखते हैं तब नहीं लगता, ठीक है, वहां पे दूसरा कोई एक्ट लगेगा, वहां ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह लगेंगे, वहां पे ये वाला एक्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो बेलमेंट पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा एक गुड्स रहेंगे। गुड्स विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो ये जो गुड्स है, ये गुड्स को हम गुड्स बेल्ड बोलेंगे, ठीक है। तो गुड्स बेल्ड, ये गुड्स में क्या क्या आएगा ये अपन एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो ये पहला प्रकार हो गया बेलमेंट का। अब ये अपन 4 डायग्राम बनाएंगे। आपको आपके बुक में 4 डब्बे दिख रहे होंगे, खाली जो रिकामिया जागा दिखेगी, तो रिकामी जागा जो, यानी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बनाना है, ठीक है। तो बनाना चाहिए, तो जरूरी है, आप बनाते नहीं तो बनाना चाहिए। एप्पल चाहिए, ऑरेंजेस चाहिए, सब चाहिए, खैर ठीक है ठीक है। तो डायग्राम्स भी बनाना चाहिए, अरे ठीक है। हाँ, तो बनाया करो ये। अब ये जो ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं बेलमेंट। बट ये बेलमेंट जो है, बताओ क्या मैं आपसे पैसा लूंगा? बताओ, पैसा लिया जाएगा? मैं आपको कार दे रहा हूं यूज करने, पैसा लूंगा क्या मैं? बस यही रह गई अपनी दोस्ती। तो नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं। तो ऐसे केसेस में अगर मैं आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं तो इसको हम बोलते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट। आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड मैं आपको चीज दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे मैं बदले में कुछ नहीं ले रहा। यहां पे बदले में कुछ दिख रहा क्या आपको? तो नहीं, मैं कार दे रहा हूं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। तो देखो, गौर से देखो, पास से देखो, कुछ दिख रहा क्या? तो नहीं दिख रहा। तो अब पास से जूम करना पड़ेगा, अब जूम हो नहीं रहा, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है। तो क्या बहुत सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती, तो ये कभी कभी अटक जाता है, ठीक है, हैंग हो जाता है ना कभी कभी। जैसे उसको देख लिए कभी कभी तो अपन हैंग हो जाते, तो ऐसा होता है। क्या? ठीक है, चलो चलो, हाँ ठीक है। तो बेलमेंट, इस बेलमेंट को हम बोलते हैं ग्रेटिशियस बेलमेंट, ठीक है। ग्रेटिशियस बेलमेंट एक ऐसी स्पेलिंग जो आपको एग्जाम में तकलीफ देगी, ग्रेटिशियस। हाँ, तो आपको ये एग्जाम में याद नहीं आएगी स्पेलिंग, अगर आपने लिख के नहीं देखा है तो वहाँ पे फिर ग्रेट्यूटियोस, ग्रेटूशोस क्या लिखना, कुछ तो भी होगा। फिर आप 2-3 लिख के देखोगे, फिर जो अच्छा लगेगा उसको रखोगे, बाकी के काट दोगे। तो ये करना पड़ेगा, और ये करना, इससे एक्चुअल में आपका सही आंसर निकलता है, क्योंकि आपने जिसको ज़्यादा देखा होता है वो अच्छा लगने लगता है। मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा देखा है आपने तो आपको अच्छा लगने लगेगा वो। तो ये एक्चुअल में, तो आप वो जब तरीका यूज़ करोगे ना वो जनरली सही निकलेगा। तो आपको जो अच्छा दिखेगा मीन्स वो सही है, ठीक है। तो ऐसा है, तो उससे अच्छा ज़्यादा अच्छे से पढ़ो, लिख के देखो, तो वैसे ही समझ जाएगा। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट, तो ग्रेटिशियस का मतलब है नॉट फॉर मनी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रेटिशियस इन्हें नॉट फॉर मनी और नॉन ग्रेटिशियस इन्हें फॉर मनी। तो इधर नॉट आता है, उधर दूसरे जगह नॉट आता है, ठीक है। तो ग्रेटिशियस का मतलब है नॉट फॉर मनी, नो कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व। अगर ग्रेटिशियस बोला तो देयर विल बी नो कंसिडरेशन, ठीक है। ये पहला प्रकार हुआ। तो ये एक पहला प्रकार बेलमेंट का। दूसरा बेलमेंट, तो ये सब अपन देखेंगे एक एक करके। 4 एग्जाम्पल दूंगा मैं, ये 4 एग्जाम्पल का पूरा खेल है। 4 एग्जाम्पल में सब चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बनाने को टाइम होना है तो मैं बता देता हूँ, आप बना लो, रुक जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने पहले बोला नहीं था ना बनाना चाहिए, अभी बोल रहा हूँ, तो बनाना चाहिए, ऐसा है।
बनाना तो बहुत मिलते हैं, अभी राखी गई ना तो सब लोग लेके आते हैं, ऐसे जमा है अभी घर पे। बनाना और नारियल, नारियल भी बहुत है, कोकोनट ऐसे पड़े हैं घर पे। अभी बोलना पड़ेगा नारियल बर्फी बनाओ कुछ, सही तो है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्ट्रैक्ट है। अभी मैं आपको 4 एग्जाम्पल दूंगा, आपको पहले लगेगा 4 एग्जाम्पल की क्या जरूरत है, लेकिन फिर धीरे से मैं आपको उसमें फर्क दिखाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ यार 4 एग्जाम्पल की जरूरत थी, तो रहेगी 4 एग्जाम्पल की जरूरत। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल सेम वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जिसमें ए ने बी को गुड्स दिया, कार दिया। तो मैं हूं, मैंने आपको कार दिया, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी कमाई हो जाए। मैं बोलता हूं कार तो दे रहा हूं लेकिन 1000 रुपये लगेंगे किराए के, तो मैं यहां पे आपसे पैसा लूंगा। तो कार यूज करने दिया और मैं यहां पे रेंट लूंगा। अब आ गया पैसा, तो जहां पैसा आ गया वहां प्यार खत्म हो जाता है। खैर ठीक है, यहां पे भी जो ए है ये ओनर है, बी है ये पोजीशन रखता है। ये पोजीशन का खेल है पूरा, जब अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं पूरा पोजीशन का खेल है। ठीक है, तो देखेंगे अपन ओनर और पोजीशन, ये 2 चीज देखना है, और तीसरी चीज देखना है किसको बेनिफिट मिल रहा है वो देखेंगे। 3 चीज इंपॉर्टेंट रहेगी इस चैप्टर में, तो ये मैं बताऊंगा धीरे से अपन जैसे आगे बढ़ेंगे। हर चैप्टर में एक कुछ खास बात होती है, जैसे आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, उसमें ओनरशिप सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, तो पूरी चर्चा ओनरशिप के ऊपर होती थी। वैसे यहाँ पे पूरी चर्चा ओनरशिप और पोजीशन ये 2 चीज पे होगी, ज्यादातर चीज में आप देखोगे 2 चीज दिखेगी। ठीक है, तो ओनर ए है, ये व्यक्ति को ही हम बोलेंगे बेलर, इसको हम बोलेंगे बेली। यहां पे भी जैसे ही कार्य हो जाएगा तो ये कार वापस करना पड़ेगा, रिटर्न रहेगा। और ये जो कार है ये मूवेबल गुड्स रहेंगे, ये गुड्स रहेंगे मूवेबल। गुड्स बोल दिया इन्हें समझ जाना चाहिए आपको, गुड्स बेल्ड, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। ठीक है, यहां पे कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व, तो इसको हम बोलेंगे नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, मीन्स फॉर कंसिडरेशन। तो यहां पे कंसिडरेशन है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में कंसिडरेशन नहीं था। ठीक है, तो मेरे को भी कुछ फायदा मिलेगा, पहले वाले एग्जाम्पल में आपको फायदा मिल रहा था। ठीक है, तो आपने गुड्स यूज किए तो आपको उसका बेनिफिट मिला। अभी ये वाले एग्जाम्पल में मेरे को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा। यहाँ पे आप भी कार यूज कर रहे हैं, ये आपको बेनिफिट मिल रहा, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, ये मेरे को बेनिफिट मिल रहा, तो दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये एक और बेलमेंट हो गया। फिर तीसरा प्रकार, ये मेरे साथ कुछ ना कुछ होते रहेगा शुरू शुरू में, क्या मैं अकस्टम नहीं हूं ना, ये टेक्नोलॉजी वगैरह मेरे को थोड़ी जमती नहीं, मेरा राहु खराब है, तो राहु खराब रहा तो टेक्नोलॉजी में पीछे रहते अपन, तो रहता है राहु केतु शनि ऐसा रहता ना, शनि सनी नहीं, सनी अच्छा लगता, सनी डे सनशाइन उसको भी बोलते कभी कभी, सनशाइन लग रही है एकदम। खैर ठीक है, खैर जाओ दिया। अब तीसरा एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल में मैं हूं, मेरे घर पे एक गाय है, गाय गाय हमारी माता है, गाय तो वो है मेरे पास एक। अब वो मेरे लिए बड़ी प्रिय है, मैं उसका बड़ा ख्याल रखता हूँ। अब मेरे को जाना था एक शादी में, तो कहाँ पे, तो मेरी साली है उसकी शादी है, वो कहाँ पे, दिल्ली है समझो, दिल्ली जाना था मेरे को। अब शादी में जाना था, अब शादी में गाय को तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि गाय जो है इतनी प्रिय है और उसका ख्याल कौन रखेगा। 7-8 दिन मैं जाऊंगा उधर, अब वो साली भी जबरदस्ती बोल रही है कि आपका आना ही है जीजा जी, नहीं तो अरे नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी बोले, तो अब जाना भी जरूरी है। तो अब ऐसे केस में मैं बड़ा चिंतित था। अब मैं सोचता हूँ यार क्या करें, अब गाय को लेके नहीं जा सकते, उधर वो बुला रही है, जाना भी ज़रूरी है। मैं परेशान दिखता हूँ, बाजू में रहते हैं गुप्ता जी। गुप्ता जी आते हैं, बोलते क्या हुआ शर्मा जी बड़े परेशान दिख रहे हो। मैं बोलता हाँ यार वो जाना था मेरे को शादी वादी में, लेकिन अब ये हमारी गाय है लाली, वो लाली का कौन ध्यान रखेगा। अब मेरे को बड़ा टेंशन रहता है यार कैसे लेके जाऊँगा। अब वो बोलते क्या शर्मा जी पड़ोसी कब काम आते हैं, तो मेरे पास रख दो, मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो उन्होंने बोला ये जो गाय है ये मेरे पास रख दो। तो यहाँ पे मैं हूँ मिस्टर ए, मैंने गुड्स रख दिया मिस्टर बी के पास।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टर बी के पास ये गुड्स है, गाय जो होती है गुड्स होती है, ठीक है। तो गाय जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, पता है आपको, मूवेबल गुड्स दिखती ना चलते हुए इधर उधर, तो आप देखोगे रास्ते में खड़ी रहती, हटती भी नहीं, तो ये गाय है, ठीक है। तो ये गाय जो है ये मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आते हैं। तो ध्यान रखना जितने भी ये गाय हो गए, फिर डॉग्स हो गए, ये पेट वगैरह, ये सब गुड्स होते हैं, ठीक है। मछली हो गई, ये सब गुड्स है। इंसान को छोड़ के सब गुड्स है, ठीक है। चिड़िया हो गई, ये गुड्स है, तो सब गुड्स है। इंसान गुड्स नहीं है, ठीक है। इंसान गुड्स है क्या, कुछ भी, तो इंसान गुड नहीं है, इसीलिए तो सब प्रॉब्लम है। इंसान ने गुड होना चाहिए। तो खैर इंसान गुड्स नहीं है, बट बाकी जानवर जो होते हैं ये गुड्स आते हैं, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब गुड्स में आते हैं, ठीक है। तो ये जो गाय है ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या ये इनकी हो गई क्या, तो नहीं, ये गाय मेरे को वापस करेंगे, ठीक है। तो जब ये मैं आ जाऊंगा तो उसका ख्याल रखना हो जाएगा, उतना काम हो जाएगा, उसके बाद मेरे को रिटर्न कर दिया जाएगा। ये भी एक प्रकार का बेलमेंट है। यहाँ पे मैं ओनर हूं, मैं यहाँ पे गुड्स दे रहा हूं, तो मैं बेलर हो गया, गुड्स देने वाला। ये व्यक्ति को पोजेशन मिला है, तो इस व्यक्ति को हम बोलेंगे बेली। यहां पे भी कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो वो कुछ पैसे नहीं ले रहे मेरे से, उसका बस ख्याल रख रहे हैं, तो यहां पे इसको ही हम बोलेंगे ग्रेटिशियस बेलमेंट। ठीक है, मीन्स नो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये आपको खास बात सब में एक जैसी दिख रही होगी, आपको लग रहा होगा क्या सर 3-3 एग्जाम्पल क्यों, अभी एक और आएगा 4 एग्जाम्पल क्यों, तो देखेंगे अपन। तो सब एग्जाम्पल में एक हल्का सा डिफरेंस है जो आपको देखने में अभी पता नहीं लग रहा, बट धीरे से वो मैं बताऊंगा तो आपको दिखेगा। तो ये सब एग्जाम्पल में ज़रूरत है अपने को अलग अलग एग्जाम्पल की। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहेगी जो आपको पहले एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेगी, कुछ चीज़ें सेकंड से समझेगी, कुछ थर्ड से समझेगी, कुछ फोर्थ से समझेगी। तो 4 अलग अलग प्रकार के अपन इसलिए डायग्राम्स यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा केस, इसमें एक व्यक्ति है, समझो सनी। सनी के पास है एक क्लॉथ पीस, उसको बनाना है उसका एक सूट। तो वो जाता है या जाती है, एज द केस में भी, टेलर के पास। टेलर के पास जाती है वो। आपको ये एग्जांपल्स हर जगह दिखेंगे, आप कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लो, आपको ये वाले एग्जांपल्स हमेशा दिखेंगे, ये 4-5 एग्जांपल। जैसे आपने जब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो हमेशा एक शिप आती थी, याद होगा आपको। तो शिप आएगी, वो कहीं भी आएगी, आप दुनिया में कहीं भी जाके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ो, वहाँ पे शिप जरूर आएगी, ठीक है। क्योंकि ये सब ज़्यादातर जो एक्ट है ये सब ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो लगभग सब जगह का एक जैसा ही दिखेगा आपको, ज़्यादातर जगह का एक जैसा दिखेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने सब जगह राज किया। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले शुरुआती एक्ट में से एक है जो एकदम बेसिक है। तो इसीलिए आप देखोगे, आप ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ो, वहाँ पे भी लगभग सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखेगा। पाकिस्तान में पढ़ो, वहाँ सेम दिखेगा, वहाँ तो कॉपी पेस्ट रहेगा। तो हाँ, तो वहाँ भी अंग्रेजों ने राज किया ना, तो आधा एक्ट वो ले गए, यानी एक्ट वो यही यूज़ कर रहे हैं, आधा नहीं लेके गए। तो ये वो भी यूज़ कर रहे हैं, अपन भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा, ज़्यादातर जगह सेम चीज़ दिखेगी आपको, ठीक है। तो ये सेम एग्जाम्पल्स इसलिए आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे। तो सनी एक क्लॉथ है, वो लेके जाता है। तो सनी जाएगा, अपना 2.5 किलो का हाथ वो जाएगा, या सनी जाएगी एज द केस में भी। और टेलर को बोलते हैं, टेलर बाबू हमको इसका एक सूट बना के दे दो, इसका एक कपड़ा बना के दे दो। तो बोलता है ठीक है। यहाँ पे भी वो कुछ स्टिच करके क्लॉथ वापस करेगा, ठीक है। तो इसमें वो कुछ तो भी कार्य करेगा, जैसे ड्रेस बनाना है तो बनाएगा और बना के वो वापस करेगा। यहाँ पे भी ओनर ये है, गुड्स इसको दिए तो गए, बट गुड्स का पोजेशन दिया, ओनरशिप नहीं जाती। इस व्यक्ति को हम बोलेंगे बेलर, इसको हम बोलेंगे बेली, इसको हम बोलेंगे गुड्स बेल्ड। बताओ, क्या फोकट में काम करेगा टेलर? नहीं, पैसे लेगा। अब ये थोड़ी लाइन इधर उधर जाती है मेरी, ठीक है। तो पैसे ले गए, मीन्स ये हो गया नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट।
ठीक है, नॉन ग्रेटिशियस दैट इज फॉर कंसिडरेशन, उसको पैसे की जरूरत है, ठीक है। अब यहां पे चारों जो एग्जाम्पल हैं, चारों एग्जाम्पल में हल्का हल्का सा फर्क दिखेगा आपको, बाकी ज्यादातर चीजें सेम है। यही चीज जो है इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे बाद में, जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, पोजीशन ट्रांसफर होगा, गुड्स होना चाहिए, यही चीजों को आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलोगे। अभी अपन डेफिनेशन पे जाने के हैं, अभी अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं, तो एक एक करके अपन देखेंगे। तो पहले एग्जाम्पल पे मैं वापस आ रहा हूं। अब ये एग्जाम्पल में देखो, मैंने आपको कार दिया, मेरे को बदले में कुछ नहीं मिला, तो फायदा किसका हुआ? तो आपका हुआ, बेली का। तो ये रहेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली। बेली को बेनिफिट मिल रहा है इसमें, बेलर को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे बेली को बेनिफिट मिल रहा है, बेली को फायदा मिल रहा है, बेलर को कुछ भी नहीं मिला, उसने सिर्फ चीज दिया यूज करने के लिए, उसको बदले में ना पैसा मिल रहा, ना कोई और बेनिफिट मिल रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये एक केस हो गया जिसमें फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली है। वहीं अगर आप दूसरा केस देखते हैं तो इसमें आपको किसको फायदा दिख रहा है? तो यहां पे आप देखोगे दोनों को फायदा है, एक को कार मिल रही यूज करने को कुछ टाइम के लिए, और दूसरे को पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो इसको पैसा मिलेगा। तो ऐसे केसेस में इसी को हम बोलते हैं फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल यानी आपस में दोनों को बेनिफिट होगा, ऑफ बेलर एंड बेली, ठीक है। तीसरी चीज जो आपके लिए काम की है वो यही है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, ठीक है। तो तीन चीज मैंने बोला था, ओनरशिप, पोजीशन, तीसरा है हु इज द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है, ठीक है। तो फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट, इसमें दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। म्यूचुअल का मतलब होता है जो दोनों को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे आप देखते हैं आपके फेसबुक में एक म्यूचुअल फ्रेंड होगा, म्यूचुअल फ्रेंड यानी वो आपके भी फ्रेंड लिस्ट में दिखता है, मेरे भी फ्रेंड लिस्ट में दिखता है, दोनों केस में दिख रहा म्यूचुअल, ठीक है। तो यहाँ पे बेनिफिट उसको भी दिख रहा, मेरे को भी दिख रहा, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है। तो दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो म्यूचुअल का मतलब है आपस में दोनों को, ठीक है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एज वेल एज बेली। तीसरे एग्जाम्पल में बताओ किसको बेनिफिट मिल रहा है? ये मत बोलना गाय को, गाय को तो मिल ही रहा है, तो गाय को तो बेनिफिट, वैसे भी बेनिफिट मिल रहा था, या तो ए ख्याल रखेगा या बी करे रखेगा, तो गाय तो मस्ती में ही है, यानी हैप्पी है। तो यहां पे फायदा मिल रहा है ए को, तो ये रहेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर। तो अब आपको फर्क दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क था हर एग्जाम्पल में, तो चारों की जरूरत थी अपने को, ठीक है। क्योंकि इसी से आपका रूल बदलेगा कि ओनर कौन है और बेनिफिट्स किसको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि सीधी बात है, जिसको बेनिफिट्स मिल रहा है उसका खर्चा वही उठाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बेनिफिशियरी कौन है ये देखना भी जरूरी है अपने लिए, ठीक है। तो बेनिफिशियरी जो रहेगा वो पूरा खर्चा भी उठाता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे ये हर एग्जाम्पल का अपना अपना एक महत्व है, ठीक है। तो ये चार एग्जाम्पल इसीलिए अपन देख रहे हैं। इसके बाद वाला जो केस था, तो अपना सनी पाजी, तो यहां पे बेनिफिट किसको मिल रहा है? तो यहां पे फिर से दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, एक को ड्रेस मिलेगा स्टिच करके और दूसरे को पैसे मिलेंगे। तो ये भी जो है ये है फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। तो इसमें भी दोनों को बेनिफिट मिलेगा, बेलर को एज वेल एज बेली को। तो ये चारों जो केस है, ये चारों केसेस जो है, ये चारों ही चीज बेलमेंट में कवर होती है, चारों को ही हम बेलमेंट बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बोलते हैं। अब इसके हम डेफिनेशन से इसको और समझते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स में अभी और डीप में जाना है, अभी तो अपन ऊपर ऊपर तैर रहे हैं, अभी अपने को गहराई में जाना है, ठीक है। ये अभी अपन साइड साइड में देख रहे हैं कि भाई क्या है, पोजीशन क्या है, अब पोजीशन को भी समझना है अपने को, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स होती है, तो यहाँ पे हर जगह आप देखोगे डिलीवरी ऑफ गुड्स है।
आप जितने भी एग्जाम्पल है सब एग्जाम्पल में देखो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं, तो ये गुड्स जाएंगे फिर वापस आएंगे। हर एग्जाम्पल में आप जितने भी एग्जाम्पल देखोगे, अगले एग्जाम्पल में भी गुड्स की डिलीवरी होगी, यहाँ पे भी गुड्स जा रहे हैं और वापस आएंगे, ठीक है। तो इट विल ऑलवेज इन्वॉल्व डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ गुड्स होगी, पोजेशन ट्रांसफर हो रहा मीन्स डिलीवरी हो रही। डिलीवरी की डेफिनेशन ही है चेंज इन पोजेशन। तो अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो वहां पे डिलीवरी की डेफिनेशन पढ़े थे आपने, पढ़ा था क्या कहीं? छोड़ो, नहीं होगा याद तो कोई फर्क नहीं। चेंज ऑफ पोजेशन, ठीक है, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन इज कॉल्ड एज डिलीवरी, ठीक है। तो डिलीवरी का मतलब वही है पोजेशन दे देना, ठीक है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चीज दे रहा है तो इसको हम बोलेंगे पोजेशन ट्रांसफर कर रहा है। जैसे मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ, अपन गए कैंप में मोबाइल अलाउड नहीं था आपको और मेरे पास था मोबाइल, तो ऐसे केस में आपको फ़ोन करना था घर पे, तो आप मेरे से फ़ोन लेते हैं कि सर थोड़ा एक फ़ोन करना है तो फ़ोन दो, तो मैं आपको फ़ोन देता हूँ यूज़ करने के लिए। तो ऐसे केस में ये जो रहेगा ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आपने उसको फ़ोन किया और बोले कि बाबू मैं थोड़ा 2 दिन बात नहीं कर पाऊंगा, तो ये होता है। घर पे नहीं करते ना अपन, घर पे ठीक है, घर पे पता है घर वाले फ़ोन कर लेंगे, लेकिन उसको वो थोड़ी फ़ोन करेंगे मेरे फ़ोन पे, तो यहाँ दिक्कत होती है। तो बाबू बेबी जो भी होगा, तो बाबू के बेबी, बेबी के बाबू। खैर अपन कॉमर्स वालों के लिए बाबू यानी मुनीम जी, अकाउंटेंट जो है वो बाबू रहेगा अपने लिए, ठीक है। तो बाबू यानी जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको अपन बाबू बोलते हैं, अपने लिए वो सब बाबू। इमोशनल नहीं होना है अपन ने, प्रैक्टिकल बनना है अपने को, ठीक है। खैर, तो देखो यहाँ हर जगह डिलीवरी ऑफ गुड्स है, रिटर्न है, हर जगह गुड्स रहेंगे, गुड्स हमेशा रहेंगे। गुड्स रहेगा इसका जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बी गुड्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन एक एक करके। अभी हम आते हैं डेफिनेशन पे। व्हाट इज बेलमेंट? अगर आप लेमेन्स लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी नॉर्मल अगर आप डिक्शनरी की डेफिनेशन वगैरह देखते हैं, तो बेलमेंट का मतलब है मीन्स हैंडिंग ओवर और चेंज ऑफ पोजेशन, ठीक है। तो चेंज यानी चिल्लर, नहीं चेंज यानी बदलना, तो बदल जाना। वो चेंज अलग होते, चेंज चिल्लर होते ना, वो अलग होते हैं। तो चेंज ऑफ पोजेशन, बदल जाना, ठीक है। जब पोजेशन बदल गया तो बदल जाता है ना, वो बदल गया। तो खैर ठीक है। तो डेफिनेशन, अब सेक्शन 148 के हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं अपन, एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन देखते हैं। एक्ट क्या बोलता है? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास, ठीक है। तो पहला व्यक्ति रहेगा बेलर, दूसरा व्यक्ति रहेगा बेली। फॉर सम पर्पस, एक पर्पस रहेगा उसमें, हर जगह एक ना एक पर्पस है। आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, ये आपका पर्पस था, ठीक है। गाय का ख्याल रखना था, ये एक पर्पस है, ठीक है। या फिर कपड़े सिल के मिलना है, तो एक पर्पस है। कोई भी जगह एक ना एक पर्पस आपको देखने को मिलेगा। जैसे मेरी घड़ी खराब हो गई, मैं घड़ी रिपेयर करने दे रहा हूँ, इट इज ऑल्सो अ केस ऑफ बेलमेंट, ये भी बेलमेंट है, ठीक है। तो मैंने घड़ी ठीक करना था, तो मैंने घड़ी का पोजेशन ट्रांसफर किया, ओनर मैं ही छू, लेकिन पोजेशन ट्रांसफर किया, वो रिपेयर करेगा और मेरे को वापस कर देगा, ठीक है। तो ये पैसे के लिए कर रहा है, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट, ठीक है। नॉन ग्रेटिशियस जितने बेलमेंट है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो वो दोनों केस में फॉर म्यूचुअल बेनिफिट रहेगा, क्योंकि नॉन ग्रेटिशियस यानी पैसा लिया जा रहा है, मीन्स वहां दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ ग्रेटिशियस में ऐसा दिखेगा आपको कि एक पार्टी का बेनिफिट है, दूसरे को नहीं मिल रहा बेनिफिट, ठीक है। नॉन ग्रेटिशियस हमेशा फॉर म्यूचुअल बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पर्पस रहेगा अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो बेलमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज, दैट दे शैल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड बी रिटर्न्ड, वापस कर देना है, ठीक है, रिटर्न ऑफ गुड्स रहेगा। और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ, या तो और किसी प्रकार से डिस्पोज ऑफ करना, तो या तो रिटर्न कर देना या तो डिस्पोज ऑफ करना। जैसे समझो मैंने मेरे पास गुड्स थे, मेरे को गुड्स बेचना था, लेकिन बेचने के पहले मैं पैकिंग करने भेजता हूँ, और पैकिंग मैं नहीं करता हूँ, मैं गुड्स की पैकिंग करने एक व्यक्ति है, जॉब वर्क काम करता है वो जॉब वर्क पे, उसको मैं भेज देता हूँ कि तुम ये पैकिंग कर दो, और वो पैकिंग करके मेरे को वापस भेज देता है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, बेलमेंट है, मैं गुड्स उसको दे रहा हूँ, वो उसको पैक कर रहा और मेरे को वापस दे रहा है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का बेलमेंट है। अब यहाँ पे कभी ऐसा होगा कि मेरे को अर्जेंट में किसी और का ऑर्डर आ गया, तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि तुम वहीं से उसको डायरेक्टली पहुंचा दो, तो मेरे पास वापस मत भेजो, उसको वहां से डायरेक्टली पार्टी को भेज दो। तो ऐसे केस में इट इज ऑल्सो केस ऑफ बेलमेंट, यहाँ रिटर्न नहीं हो रहा है, बट द गुड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, मैंने जैसा बोला वैसे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है। तो जनरली रिटर्न दिखेगा,
बट कुछ केसेस में हो सकता है रिटर्न ना दिखे, लेकिन मैंने उनको बता दिया हूं कि क्या करना है, तो मैंने बोल दिया कि ये उनको पहुंचा देना, और वो पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दिया है। तो अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। तो जो व्यक्ति दे रहा है, ये पहला व्यक्ति, इसको ही हम बोलते हैं बेलर, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसको दिया जा रहा है उसको हम बोलते हैं बेली। ठीक है, तो यही टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, आपको डेफिनेशन काम की नहीं है, आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या क्वेश्चन आएंगे कैसे आएंगे वो सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, तो अभी अपन पहले समझने पे फोकस करेंगे, फिर मैं आपको लिखने पे भी फोकस कराऊंगा कैसे लिखना है, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन आएंगे और क्या नहीं चाहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जो नहीं चाहने वाली, वो पक्का है, तो वो उसमें अपने को ज़्यादा टाइम खोटा नहीं करना है एग्जाम टाइम पे। पहले तो 100% पढ़ना ही है आपको, अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही टिप है 100% पढ़ो। दूसरा, अगर आपको मेरिट आना है, रैंक लाना है, तो एक ही टिप है रिवाइज करते रहो। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने आपके मेरिट आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरिट आने के लिए और कुछ नहीं, बस रिवीजन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जितना रिवाइज करते जाओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और आपको कम से कम 3-4 बार तो पढ़ना ही चाहिए, वो तो कंपलसरी है, पास होने के लिए 3-4 बार पढ़ना है। ठीक है, वो कंपलसरी कंडीशन है। तो एक बार क्लास में हो रहा है, साथ साथ में पढ़ना है, फिर बाद में क्लास खत्म होंगी, फिर एक बार पढ़ के रखना है, फिर टेस्ट सीरीज के टाइम पे पढ़ना है। तो ये 3-4 बार पढ़ के होना ही चाहिए। वो तो मैं सीपीटी में भी बोलता था, फाउंडेशन में भी बोलता था, कम से कम 3 बार पढ़ के होना ही चाहिए। ठीक है, तो वो फिर अपने ऊपर है, अपने को एक एग्जाम में 3 बार पढ़ना है या एक एक करके पढ़ना है, वो अपने ऊपर है। तो अपने को एक बार में अच्छे से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि भाई अपने को निकलना ही चाहिए, पक्का पक्का पास होंगे, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आए। पेपर डिफिकल्ट आएगा आपके एग्जाम में, पक्का आएगा 100%। इस एग्ज़ाम में आसान आएगा, अभी टाइम नहीं मिल रहा ना बच्चों को, तो इस एग्ज़ाम में आसान आएगा, अगले एग्ज़ाम डिफिकल्ट आएगी। तो होता है ऐसा, तो अगली एग्ज़ाम आएगी डिफिकल्ट। कौन सा पेपर आएगा पता नहीं, बट एक आध पेपर डिफिकल्ट आएगा। ठीक है, और एक आध ही डिफिकल्ट आता है, बस वो एक आध ही भसका देता है ना, बिगाड़ देता है। तो एक आध पेपर ही डिफिकल्ट आता है। आप देखोगे सीए एग्जाम्स में बड़े खुश रहेंगे, 3 पेपर अरे बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए, चौथा पेपर आएगा बाउंसर, तो यार 60 मार्क का सॉल्व कर पाया मैं, बस बात ही खत्म हो गई। 60 मार्क का सॉल्व कर पाए ने क्या पास होना है फिर, तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये होता है सीए एग्जाम्स में, या तो पहले ही पेपर भसक गया, फिर लगता है यार अब क्या बचा, फिर कैसे तो भी दे देते। ये होता है सीए एग्जाम्स में, होता है। सीपीटी वालों को नहीं पता, फाउंडेशन वालों को पता है, एक पेपर बाउंसर आता है। ठीक है, सीपीटी वालों को नहीं पता, उनने एक ही बार दिए ना, एक दिन में बैठे सब करके आ गए। लेकिन जिन लोगों ने 4 बार पेपर दिए हैं उनको पता है, यानी चारों एक एक पेपर दिया है, तो एक पेपर दिया वो अच्छा गया, फिर दूसरा भारी आ गया, तो वहाँ पे मोटिवेशन खत्म हो जाता। तो ये होता है। और सीए एग्जाम में आपको यहाँ पे अब 7 पेपर है, तो आपको धीरे धीरे 8 पेपर, अरे हाँ आपको तो 8 है, न्यू कोर्स है ना आपका, 8 पेपर है आपको, क्या सही ना, मज़े आपके। तो चलो ठीक है, तो 8 पेपर आपको करना है, ठीक है। 16 दिन, 17 दिन एक आध छुट्टी आएगी कहीं ना कहीं, बहुत भारी पड़ते हो 17 दिन, आखिरी के 17 दिन, यार अब खत्म हो जाए बस, बहुत हो गया। तो ये होता है, आखिरी के वो दिन जा जाते ना। पहले अच्छा होता था, छुट्टियां नहीं होती थी, जब हम लोग पढ़ते थे छुट्टियां नहीं होती थी, बैक टू बैक पेपर, 8 पेपर 8 दिन में खत्म, धाड़ धाड़ धाड़, वो ज़्यादा अच्छा होता था। अभी ऐसा समझते ही नहीं, यार खत्म ही नहीं हो रहे एग्जाम, चले जा रही, वो खत्म ही नहीं हो रही, बड़ा एकदम प्रेशर आ जाता है। तो ये होता है। खैर डरा नहीं रहा हूँ मैं, तो मैं आपको सत्य से अवगत करा रहा हूँ, प्रिपेयर हो रहे हैं अपन, तो प्रिपरेशन है, अभी आपने ट्राई करते रहना चाहिए। वहाँ लिखा है देखो, ट्राई नेवर गिव अप, ऐसा कुछ लिखा है, नेवर 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 एवर गिव अप। ठीक है, तो ये आपको रूल लगाना पड़ता है प्रिपरेशन में। ठीक है, ये रूल अपने को रिजल्ट्स पे नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अपन गलत जगह गलत रूल लगाते, रिजल्ट में यार नहीं निकला, नेवर गिव अप, नहीं निकला रेवर, तो वहाँ नहीं, प्रिपरेशन में लगाओ। प्रिपरेशन में जब तक नहीं समझ रहा है आपको, वो छोड़ना नहीं है, 100% समझो। आपने जो चीज़ छोड़े होंगे ना फाउंडेशन में, वो भी अभी पढ़ डालो। आपने शेयर्स का चैप्टर छोड़ के आए होंगे, पढ़ डालो। नहीं, एक्चुअल में शेयर्स बहुत हैं यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ें पढ़ना है। झपकी लगाना नहीं आता होगा, झपकी लगाना मिटकरी सर बताएंगे आपको। झपकी लगाना है ना, वो आम आदमी का तरीका, इतने में से इतना तो इतने में से कितना, तो रेशियो प्रपोर्शन। वो भले ही आपको पूरा क्वेश्चन नहीं आने वाला है रेशियो प्रपोर्शन पे, बट आप देखोगे कॉस्टिंग में आप कुछ देख रहे हो, बजटिंग वगैरह देख रहे हो, बजट बना रहे हो, उसमें आखिर में छोटा सा पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये रेशियो प्रपोर्शन काम आएगा, और वो नहीं आया कि भसक गया। अकाउंट्स में आप देखोगे, अमलगमेशंस वगैरह करोगे, वो छोटा सा पॉइंट आएगा, लेकिन वही नहीं आया तो भसक गया, पेपर खत्म। तो ये होता है। तो इसीलिए कोई चीज़ नहीं छोड़ना, हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आने वाली है, इसीलिए आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो 100% पढ़ाई करना है यहाँ पे भी।
ठीक है। आखिर में भले आपको एकदम टाइम नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए, तो वो अभी से आपका प्रिपरेशन होते जाना चाहिए। जैसे अभी आपको अकाउंट्स पढ़ा रहे सर, तो आपको सर बहुत सारी चीज बताते हैं, वो आपने लिख के रखते जाना मार्जिन वगैरह में, तो ऊपर में नीचे में एडिशनल चीजें, प्रोज कॉन्स, क्या क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता, तो वो चीजें बताते जाते सर, तो आपने लिख के रखते जाना है। आखिर में जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादातर क्वेश्चन एक जैसे रहेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट कहीं कहीं चेंज होता है। ये अकाउंट्स वगैरह जैसे जो चैप्टर्स है, सब्जेक्ट्स है, उसमें ऐसा होता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस रहेंगे एक जैसे हर जगह, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे चेंजेस रहेंगे, हल्के फुल्के चेंजेस, और वो चेंजेस ही ध्यान रखना है। तो आपको टाइम वहां पे बचाना है कि बार बार पूरा आंसर करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करो और बाकी जगह के एडजस्टमेंट्स ध्यान रख लो कि कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट्स है, तो वहां पे टाइम बचाना है। आपको सबसे ज्यादा दिक्कत जाएगी टाइम मैनेजमेंट करने में, तो टाइम आपको पहले से ऐसा मैनेज करना है कि आगे चल के दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी अपन जब पढ़ेंगे तो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बताऊंगा, 3 प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे, ए बी और सी। ABC एनालिसिस पढ़ोगे आप अपना कॉस्टिंग में, उसका अपन यहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे। ए कैटेगरी क्वेश्चंस यानी वो जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, जो रेगुलर आते रहते हैं, हर दूसरी एग्जाम में दिख जाते हैं वो क्वेश्चंस, उसको हम बोलते हैं ए कैटेगरी क्वेश्चंस। तो ए कैटेगरी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपके होना चाहिए, उसमें कैसे भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको लिखते आना चाहिए। मैं रात को 2 बजे उठा के आपको पूछूं तो आप पटपट बोल दो, ऐसा होना चाहिए, वो इतना अच्छे से होना चाहिए ए कैटेगरी क्वेश्चन। बी कैटेगरी जो है वो आपके अच्छे होना चाहिए, लेकिन एकदम ए जैसे नहीं रहे तो भी चलता है, बट वो भी रेगुलर आते हैं, लेकिन एकदम दूसरे तीसरे एग्जाम में नहीं, बट 4-5 एग्जाम में कहीं ना कहीं देखे जाते हैं, वो बी कैटेगरी हो गए। और सी कैटेगरी है ना जो कभी नहीं आते, लेकिन वो कभी कभी आ जाएंगे, ठीक है, कभी कभी है ना कई बार आ जाएंगे। तो सी कैटेगरी है, बता नहीं सकते आप कि आएगा नहीं आएगा, ज्यादातर चांस रहेंगे नहीं आने के, बट जब पेपर डिफिकल्ट आता है ना तो वैसे वही प्रॉब्लम होती है। जो सी कैटेगरी क्वेश्चन है ना वो अगर ज्यादा आ गया मीन्स पेपर डिफिकल्ट आ गया, और जितना ज़्यादा जनरल पेपर रहेगा उतना डिफिकल्ट रहेगा, जितना स्पेसिफिक रहेगा प्रोविजन से रिलेटेड रहेगा उतना आसान रहेगा। तो जितना टेक्निकल पेपर है उतना ज़्यादा आसान जाएगा, क्योंकि आपको टू द पॉइंट पूछा है तो आप टू द पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको पूछा आपके बारे में बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे, आप बोलोगे सर क्या बताऊँ, फिर अपना नाम बताओगे, कुछ तो भी बकवास चीज़ें। मैं बोलूँगा बताओ आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टू द पॉइंट क्वेश्चन है, बराबर बता दोगे आप। तो ये फर्क पड़ता है, जितना आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन है उतना ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे आप, जितना जनरल क्वेश्चन है उतना आप भलती चीजें लिख के आओगे, जो नहीं लिखना वो भी लिख के आओगे, तो ये दिक्कतें जाएगी। तो प्रे करना टेक्निकल क्वेश्चन आए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आए। हाँ एक्चुअल में डिफिकल्ट या टेक्निकल जो आएगा ना वो ज्यादा आसानी से लिख पाओगे आप। अभी आपको लग रहा है लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कुछ सब्जेक्ट्स है ऑडिट वगैरह, उसमें ऐसे जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जनरल क्वेश्चन आ गए तो फिर लिखना नहीं जमता है, ठीक है। तो जितना स्पेसिफिक क्वेश्चन आए, जितने केस स्टडीज आए उतना और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट समझाए तो केस स्टडीज और आसानी से आप लिख सकते हैं। और रटने वाले लोग जो रहते हैं वो लोग थोड़ा थेरोटिकल पार्ट ज़्यादा अच्छा लिखते हैं, और जो लोग समझने वाले हैं वो केस स्टडी ज़्यादा अच्छा लिखते हैं। कुछ लोग रहते हैं वो सभी अच्छा लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं कुछ भी नहीं लिखते। तो आपको मेन चीज़ वही है, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तो सब जमता है, तो आसानी से जम जाता है। तो एकदम गए गुजरे लोग भी सीए बन जाते हैं, मेरे को देख लो। तो नहीं एक्चुअल में मैं बहुत पढ़ता लिखता नहीं था, ये 60% वगैरह कैसे तो भी आ जाते थे, 60-70, एक बार 70 आए थे सिर्फ 10th में, बाकी 70 के ऊपर कभी नहीं आए मेरे को। 70 यानी मैंने कभी देखा ही नहीं। 7 की मेरे को स्पेलिंग भी नहीं आती, 7 का टेबल नहीं आता, 9 का टेबल नहीं आता मेरे को, अभी तक नहीं आता। देखो कितना बुद्धू हूँ मैं सीए बन गया। 9 का टेबल फिर मैं ऐसा बनाता था, 9 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 उल्टा लिखो, तो ऐसा बनाता था। अब जमता है, अब इतना गया गुजरा नहीं हूँ, उस टाइम नहीं आता था, ठीक है। ये झपकी लगाना नहीं आता था, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे खुद सीखना पड़ा। झपकी लगाना, रेशियो प्रपोर्शन, तो बड़ा दिक्कत। और ये बहुत लोगों को नहीं आता, आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ये नहीं आता बहुत लोगों को। आप देखोगे 50% लोगों को नहीं आता, लेकिन अपन पूछते भी नहीं, यार सबको तो जम रहा, मेरे को क्यों नहीं जमता, तो ये लगता है। लेकिन आपको पता नहीं ना बाजू वाले को नहीं जम रहा है, तो ये होता है। हाँ एक्चुअल में तो ये आप नहीं पूछोगे, ये इतना बेसिक है, आप सोचोगे यार ये कैसे पूछूं मैं, तो आप टीचर्स से तो पूछोगे नहीं, दोस्तों से भी नहीं पूछोगे ऐसी चीजें, यार रेशियो प्रोपोर्शन, कॉस्ट में से इतना तो प्रॉफिट में से कितना, ये पूछने को अपने को डर लगता, क्योंकि यार सबको आ रहा, हमको नहीं आ रहा। लेकिन मेरी मानो नहीं आता बहुत लोगों को, ज्यादातर लोगों को नहीं आता, फाइनल लेवल तक नहीं आता, तो नहीं आता लोगों को। और ये सीखना इसीलिए जरूरी है, तो ये सीख के आप आगे बढ़ोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी, इसीलिए 100% पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन 100% पढ़ेंगे, भले एग्जाम के हिसाब से क्या करना वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड एज द बेलर, द पर्सन टू whom they are delivered is called as the bailey, and the transaction is called as the bailment,
ठीक है। ये जो ऊपर मैंने डब्बे बनाए हूं वो डब्बे ही जो रहेंगे वही डब्बे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या क्या स्पेशल पॉइंट है। तो आप जब भी कोई डेफिनेशन तोड़ते हैं और उससे कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं तो उसी को आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हो। जैसे आपने देखा होगा सेक्शन 10 तोड़ा था आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। सेक्शन 10, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। तो ये तोड़ के आपने एक एक वर्ड निकाले थे और उसको बोल दिए थे कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जब अपन ये जो सेक्शन 148 है इसको तोड़ोगे तो उसके बाद जो वर्ड्स निकल के आएंगे वही सब जो वर्ड्स रहेंगे वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे, एसेंशियल एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। गुड्स होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, पोजेशन जाना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए, तो ये सब अपन देखेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन कभी कभी ऐसा होता है कि अपने आप बेलमेंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में जो बताया ये वही बोल रहा है कि कभी कभी ऑलरेडी पोजीशन है और हम मान लेंगे बेलमेंट हो गया। जैसे अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जब मेरे को चीज छपड़ती है, मेरे को चीज मिलती है, मेरे को एक 9 लखा हार यहां पे छपड़ गया, मैंने उठा लिया, तो वहां वर्ड लिखा था एक, द पर्सन हु टेक्स इट इनटू हिज कस्टडी इज लायबल एज अ बेली। याद है क्या? बेली, ठीक है। याद नहीं आ रहा होगा तो भी ठीक है, तो क्योंकि जो जैसे कुछ बाहर के होंगे जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़े या यहाँ पे नहीं पढ़े तो उन्होंने कुछ अलग तरीके से पढ़ा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सेल्फ भी करते, सीपीटी में सेल्फ भी करने वाले रहते थे, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अपना वो क्लियर हो जाएगा, समझ जाएगा। तो वैसे ही ये जो बेलमेंट है, बेलमेंट में ऐसा हो सकता है कि आपको जब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है, जैसे आपको चीज मिली है तो आप बेली बन गए। यहाँ पे एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं गया, आपको पोजीशन मिल गया, आपने लिया नहीं, वॉलेंट्रीली नहीं लिया, बट फिर भी बेलमेंट हो गया। तो ऐसे भी कुछ केस हो सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन समझाता है, ठीक है। तो देखो एक्सप्लेनेशन, इफ द पर्सन ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ द गुड्स ऑफ अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स टू होल्ड देम एज बेली, he thereby becomes the bailey and the owner becomes the bailer of such goods, although they may not have been delivered by way of bailment. For example, in case of finder of lost goods, it's implied by law. तो यहाँ पे implied by law है, quasi contract। याद है क्या? सेक्शन 68 से लेके 72 तक ऐसा कुछ तो भी था, ठीक है। तो उसमें था जब आपको चीज़ मिलती है, सेक्शन नंबर 71 फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, ठीक है। सेक्शन से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ ज़रूरी रहेगा वो अपने आप याद हो जाएंगे, कंपनीज एक्ट में आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे मैं आपको एक शीट बना के दे दूंगा जिसमें सेक्शंस लाइन से रहेंगे, ठीक है। वैसे आपके पुरानी बुक में था, इसमें नहीं है, जहाँ तक मैंने हटा दिया इसमें से। तो आखिर में आप देखोगे इसमें नहीं है, कुछ कुछ कंपनीज एक्ट वगैरह में रहेगा, आपको सेक्शन की लिस्ट दी गई है, तो आपको मैं बना के वो अलग से दे दूंगा। आपको अगर लगता है कि नहीं मेरे को याद करना ही चाहिए तो लिस्ट पढ़ लो। लिस्ट जो रहेगी वो भी वैसे सीक्वेंस में रहती है, आप पढ़ोगे तो अपने आप वो समझ जाएगा, सीक्वेंस में रहते हैं पूरे सेक्शंस, बट यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत रहेगी वहाँ मैं खुद बोलूँगा ये वाला सेक्शन ध्यान रखना, ठीक है। तो वही वाले ध्यान रखना है, बाकी सब सेक्शन रटने में कोई समझदारी नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा है, आपको सेक्शंस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। कल मैंने इसीलिए आपको वो दिखाया था, वो आपको वेबसाइट पे गए थे अपन आईसीआई की, वहाँ पे क्या लिखा था, प्रोसीजर्स आएंगे, डेफिनेशंस आएंगे, वो आएंगे, लेकिन आपको सेक्शंस वगैरह नहीं पूछे जाएंगे। हाँ पता है तो आप लिखो, अच्छी बात है, नहीं पता है तो मत लिखो, ज़बरदस्ती लिखने में कोई मतलब नहीं, ठीक है। ज़बरदस्ती गलत सलत लिखे तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। आपको कई जगह याद ज़रूर रखना है, जैसे आप टैक्सेशन में देखोगे वहाँ याद रखना है, बट यहाँ पे याद नहीं रखना है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंपनीज एक्ट में ज़रूरत रहेगी तो वो मैं बताऊँगा, जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो सेक्शंस याद हो जाएंगे आपको और अपने आप हो जाएंगे, देखेंगे। और एग्जाम्पल्स दिए हैं, आर डिलीवर्स अ लैपटॉप टू क्यू फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए लैपटॉप दिया गया, तो ये भी क्या है, बेलमेंट है। लैपटॉप दिया, ओनर कौन है, मैं हूं, और मैंने लैपटॉप दे दिया रिपेयर्स को, वो ठीक होगा, ठीक होके वापस मिलेगा, ठीक है। इट विल बी रिटर्न्ड आफ्टर द पर्पज हैज बीन अकम्प्लिश्ड, रिपेयर्स हो जाएंगे तो वापस मिल जाएगा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है, आर लैंड सेज मर्केंटाइल लॉ बुक टू क्यू, तो उसने बुक दे दिया। बुक, आजकल बुक तो कोई देता नहीं, बुक कहाँ पढ़ते अपन, पहले होता था कॉमिक्स लेके आते थे, गर्मी की छुट्टियाँ हैं तो दोस्त के पास से कॉमिक्स लाते थे। आपने लाया होगा वीडियो गेम की कैसेट लेके आए होंगे, आपने वीडियो गेम खरीदे होंगे, आपको एक गेम की कैसेट मिली होंगी 9,99,999 इन वन, आप बड़े खुश हो गए, अरे इतने सारे गेम्स देखे, मारियो 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 मारियो, सब मारियो भरे उसमें, तो अलग अलग लेवल्स पे मारियो खेल रहे अपन। ये होता था, गिनती के 2-4 गेम रहते थे उसमें और उतने गेम खेलते रहना पड़ता था, फिर अपन बोर हो जाते थे, फिर अपन बोलते थे भाई तेरी वो कैसेट देना 64 इन 1, वो देता था 64 इन 1, बहुत अच्छी लगती थी वो कैसेट,
फिर वो गेम खेलते थे, फिर 6 in 1 लाते थे, कॉन्ट्रा आता था उसमें, कॉन्ट्रा खेलते थे। तो फिर धीरे धीरे अपन को आदत हो जाती, फिर नए नए कैसेट अपन भी कुछ खरीदते थे, अपन कुछ दूसरे को देते थे, दूसरे से लेके आते थे। तो यहाँ पे क्या आपकी कैसेट हो गई क्या? आपने लेके आए 64 in 1 किसी के पास से, आपकी हो गई क्या? तो नहीं, ओनर वही है, आपको वापस करना है। आपने नहीं किया वो बात और है, अभी भी आपके पास पड़ी है वो बात और है। अच्छा दोस्त होगा तो वो भूल गया होगा। अच्छा दोस्त वही होता है जिससे जो टी शर्ट लेके आता है और बाद में भूल जाता है कि आपकी टी शर्ट है। ऐसा होता है अच्छे दोस्त, भाई शर्ट देना तो देते हैं, बाद में भूल गया, वही भूल गया, आप भी भूल गए, ये अच्छी दोस्ती होती है। तो खैर, तो ये बेलमेंट है। बेलमेंट यानी क्या? तो आपने कैसेट लेके आए, जब आपका गेम्स खेलना हो जाएगा तो आप उसको वापस कर दोगे, ठीक है। आजकल तो खैर गेम्स मोबाइल में खेले जाते हैं, नहीं तो रिलेशनशिप में, ठीक है। हाँ एक्चुअल में तो रिलेशनशिप में अगर प्यार नहीं बचा तो कुछ मतलब नहीं है। वो वैसे ही है जैसा कि एक मोबाइल है विदाउट एनी नेटवर्क, सर्विस नहीं है और मोबाइल है, तो क्या करते हो आप ऐसे मोबाइल का? बस गेम्स खेलते हो। जब नेटवर्क नहीं है तो गेम खेलोगे और क्या करोगे। तो बस रिलेशनशिप में भी वही है, अगर प्यार नहीं बचा तो गेम्स खेलते लोग। खैर ठीक है, चलो जाऊ द्या, काय करायचं आहे आपल्याला। हाँ एक और था, आर गिव्स गोल्ड, सोना दिया उसने, टू गोल्ड स्मिथ क्यू फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए उसने सोने का डल्ला था वो दे दिया, डल्ला रहता बुलियन, वो दे दिया उसने, ठीक है। इन ऑल दीज केसेस आर इज द बेलर, आर ओनर है जो जिसके गुड्स है वो बेलर है, और जिसको दिया गया वो बेली है, ठीक है। एंड क्यू इज द बेली, ऐसा है। अब हम आते हैं ये वर्ड के ऊपर, ये वर्ड पोजेशन। पोजेशन जो वर्ड है इस पे आपको क्वेश्चन आने वाला है। पोजेशन इंपॉर्टेंट वर्ड। तो पजेस करना यानी क्या? कंट्रोल करना, कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। जब हम पोजेशन बोलते हैं तो कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चीज दो प्रकार से दी जाती है, एक चीज दिया लेकिन कंट्रोल नहीं दिया, चीज रखा है उसको बोले सिर्फ देख के रखना, हाथ नहीं लगाएगा, तो उसको देख के रखने दिया गया। यहां पे बेलमेंट अराइज नहीं होता, ठीक है, कंट्रोल नहीं दिया गया। तो पोजेशन यानी कंट्रोल देना, ठीक है। जब हम पोजेशन बोलते हैं तो कंट्रोल दिया जाता है। पोजेशन, पोजेस करना मीन्स क्या? कंट्रोल करना, ठीक है। आपने भूत की पिक्चर देखे होंगे, भूत की पिक्चर, उसमें भूत आ जाता है इंसान के अंदर, वो कंट्रोल कर रहा है, तो अपन बोलते पोजेस हो गया हो। तो पोजेस हो गया यानी क्या? तो कंट्रोल कर रहा है, तो भूत आ गया उसके अंदर और फिर वो भूत की आवाज़ आ रही। देखे कि नहीं? भूत की पिक्चर नहीं देखते आप? अरे अच्छी रहती है, अरे बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता। कभी कभी भूत कॉमेडी भी करता है, पुरानी मूवीज़ में होता था ऐसा। आजकल तो खैर थोड़ी आती है डरावनी, बट पहले थी, कॉमेडी भी लगती थी, कुछ कुछ तो थी। एविल डेड वगैरह करके थी पुरानी मूवीज़, कुछ भी बताते थे उसमें, ऐसा दरवाज़ा बंद किया वो आँख निकल के जा रही, तो कुछ भी बताते थे। तो होता है, कुछ कुछ होती है भूत की पिक्चर, कॉमेडी होती है। पायरेट्स ऑफ द करेबियन, उसमें भी भूत है ना, लेकिन कॉमेडी रहते हैं उसमें, तो ठीक है। हाँ तात्या विंचू है, वो देखे होंगे आपने, झपाटलेला, मराठी मूवी है। वो बावला रहता है, बावला बोलता है ओम भगनी भागोधरी ओम भट स्वाहा, तो बोलता है। हाँ तो एक थी बचपन में था, वो बावला रहता, उसमें बावला है ना, डॉल रहती है, वो डॉल में एक तात्या विंचू करके एक डॉन रहता, वो मरते टाइम वो एक मंत्र पढ़ता और उसमें उसकी आत्मा चले जाती, पजेस कर लेता वो, ठीक है। तो वो बावला फिर वो जाता है चक्कू को लेके, वो एक कौन रहता वो, हाँ लक्षा, तो उसको वो बड़ा, लक्षा नाम रहता ना उसका, तो उसको बड़ा तंग करता फिर वो बावला, तो उसको दफना के आते वापस निकल के आएगा, और इतना क्यूट दिखता हो बावला, तो देखने में एनाबेल टाइप है लेकिन वो दिखने में बड़ा क्यूट दिखता हो। तो एनाबेल भी वही है ना, तो दोनों भाई बहन है, भाई बहन या जो भी है, तो कुछ तो भी रिलेशन होगा दोनों में, दोनों ही डॉल है, ठीक है, जाओ दिया। हाँ पोजेशन मीन्स कंट्रोल, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। Possession is the actual physical control of the property or the intent to possess exclusively a property। तो आपको ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्या आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कंट्रोल, तो ध्यान रखना है कंट्रोल, इंटेंडिंग टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग द प्रॉपर्टी, आप उसको यूज करोगे दूसरे लोग यूज नहीं करेंगे, ये हो गया कंट्रोल, ठीक है। जैसे आपने धोबी को कपड़े दिए प्रेस करने के लिए, तो धोबी को कंट्रोल दिया, वो कंट्रोल करेगा, वो उसको प्रेस वगैरह करेगा और वापस करेगा, बट हाँ उतना ही कार्य किया जा सकता है जितना बोला गया, ठीक है। तो उसको अपन ने सिर्फ प्रेस करने दिए थे, प्रेस करके वापस करेगा, वो पहन के नहीं घूमेगा। देखेगा आपने धोबी आपके कपड़े पहन के जा रहा तो नहीं, तो आपके कपड़े पहन के वो घूमेगा नहीं, उसको जितना कार्य बोला उतना करेगा, ठीक है। तो ऐसा है।
तो देखो कंट्रोल, पोजेशन इज द एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल ऑफ अ प्रॉपर्टी और द इंटेंट टू पोजेस एक्सक्लूसिवली अ प्रॉपर्टी इंटेंडिंग टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग इट, दूसरे लोग यूज नहीं करेंगे, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम लीगल राइट ऑफ पोजेशन। हियर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यानी ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ ईच केस से कि क्या यहाँ पोजेशन ट्रांसफर हुआ, क्या यहाँ पे बेलमेंट है, रादर देन क्वेश्चन ऑफ लॉ। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊंगा मैं, अभी अपन से पढ़ रहे हैं, धीरे से समझेगा। What happens when an owner of the property lawfully parts with the possession? जब उसने चीज दे दिया है तो क्या होगा? दो चीज हो सकती, एक तो कस्टडी होगी, दूसरा होगा बेलमेंट। तो पोजेशन में भी दो चीज आएगी। जब आप कंट्रोल पूरा नहीं देते हैं तो वहां पे हम बोलेंगे कस्टडी ट्रांसफर हुई है, वहां पे हम बोलेंगे वहां बेलमेंट नहीं होता। बेलमेंट होता है जब आप कंट्रोल के साथ देते हैं, तो कंट्रोल भी दे दिया, जैसे मैंने कार दे दिया तो आप वो कार चलाओगे, आपको कार चलाने का पूरा अधिकार रहेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में एक कोई पूरा कंट्रोल दिया गया है तो इसको हम बोलेंगे बेलमेंट। दो चीज हो सकती है। इन द फर्स्ट सिचुएशन कस्टडी में क्या होगा? इफ द ओनर हैज नो इंटेंशन फॉर एनी अदर पर्सन टू हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल, अगर आप एक्सक्लूसिव कंट्रोल नहीं देना चाहते, 100% कंट्रोल नहीं देना चाहते, देन द अदर पर्सन हैज नो राइट टू पोजेस द प्रॉपर्टी, दिस पर्सन इज कॉल्ड एज ओनली अ कस्टोडियन। ठीक है, जैसे मैंने एक नौकर था मेरा, नौकर को बोला ये वाली जो चीज है इसको संभाल के रख, कोई एक पर्टिकुलर मोबाइल दे दिया, इसको संभाल के रख, उसने वहां पे रख दिया। अब यहाँ पे उसको सिर्फ कस्टडी दी गई है, उसको और कोई यूज करने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, तो जब एक नौकर को, एक सर्वेंट को कोई चीज दी जाती है तो यहाँ पे उसको कंट्रोल नहीं दिया जाता, कंट्रोल अपने ही है। ठीक है, अपन ने सिर्फ उसको रखने को दिया है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल्स बताऊंगा मैं, उससे आपको और समझ में आएगा। कई बार दिखेगा आपको चीज बाहर रखी है लेकिन कंट्रोल नहीं दिया गया। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया गार्ड भैया के पास, मैंने कोई तो बुक्स लेके आया था, वहां रख दिया, उनको बोला इसका ध्यान रखना, तो वहां कंट्रोल नहीं रखा, सिर्फ ध्यान रखेंगे, देखेंगे कोई उठा के नहीं ले जाए। ठीक है, वो उसको यूज नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, वहीं रखी रहेगी वो, तो इसको हम बोलते हैं ये कस्टडी ट्रांसफर हुई, ही इज ओनली अ कस्टडियन। तो यहाँ पे बेलर बेली का रिलेशनशिप अराइज नहीं होता। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे कंट्रोल क्या होता है। मेजरली जो एक चीज देखना है कंट्रोल। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो केस आपको आने वाला है। ठीक है, तो ये नहीं आएगा आपको डायरेक्ट पोजीशन क्या होता है ये सब बताओ, बट इसको लिखना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कस्टडियन इज डिफाइंड एज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन दैट हैज चार्ज और कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, पेपर्स और अदर वैल्यूएबल्स। कस्टडी इज डिफाइंड एज केयर एंड कंट्रोल ऑफ द थिंग और पर्सन फॉर इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन और सिक्योरिटी। सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए कि भाई इसको संभाल के रखो, या नीचे रख दिया मैंने कि इसको ध्यान रखो, तो उसको सिक्योरिटी के लिए रखा गया है कि भाई इसको कोई उठा के ना ले जाए, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कस्टडी हो गई। बट बेलमेंट यानी इफ द ओनर अपॉन पार्टिंग विद पोजेशन गिव्स फुल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी टू अनदर, अब बेलमेंट इज क्रिएटेड। जब फुल कंट्रोल जाता है तब जाके बेलमेंट होगा। छोटा मोटा कंट्रोल गया तो वहां पे बेलमेंट नहीं होता, सिर्फ उसको उठा के उधर रखने बोला तो वो बेलमेंट नहीं होता। ठीक है, तो अपन देखेंगे वो कि कंट्रोल क्या होता है। तो एक एक करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है इस पे आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको ये ध्यान रखना है, अपन आगे ये देखेंगे। ये 4 एग्जाम्पल है, इसके ऊपर से पहले हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। ऐसा है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, अपन आज ये यहाँ तक पढ़ेंगे, बस यहाँ तक के, बस बाकी कल देखेंगे। हो गया, अभी पढ़ के समझा के हो गया है तो पढ़ना हो गया। आज भी थोड़ा मैं धीरे धीरे टाइम बढ़ाऊंगा, एकदम से आपको मैं इतने देर बिठाऊंगा, आपका चेहरा देख के मेरे को ही बुरा लगता है। तो ये होता है, अब क्या कर सकते हैं, अब आपको करना है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। बट जब तक आदत नहीं पड़ती तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा चीज़ें। ठीक है, तो आपको आदत पड़ जाएगी, ऐसा फिक्र करने वाली बात नहीं है। फाउंडेशन में सोचो ना, आपने सोचा था कि इतना पढ़ोगे आप, सीपीटी में पढ़े ना आपने, यहाँ भी हो जाएगा इंटरमीडिएट में। अभी लग रहा होगा कि कैसा होगा कैसा होगा, आराम से हो जाता, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है। आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो सीए बन गया, ऐसी मजाक मजाक में बन गया तो बन जाते हैं, तो हो जाता है, इतनी फिक्र करने वाली बात नहीं होती। ठीक है, और वैसे भी सीए बनना एकदम ये नहीं रहता, अंत नहीं होता। तो जो सीए बन चुके हैं उन लोग से पूछो, ऐसा लगता हाँ है ठीक है, सीए है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो लोगों ने हवा बना दी, अरे सीए है, तो लोगों ने अपने आप में ही बना लिए, अरे मेरा बेटा सीए है, तो लोगों को कुछ करना नहीं रहता। हाँ तो है एक्चुअल में। अब कोई आपको आके बोल रहा है अरे मेरा बेटा डॉक्टर है, अपने को फर्क पड़ता है क्या बताओ? तो उनको बड़ा फर्क पड़ता है, नहीं मेरा बेटा डॉक्टर है, वैसे ही सीए का है। तो है एक्चुअल में है अच्छा प्रोफेशन, बहुत एकदम कम लोग है सीए। तो आप देखोगे सिर्फ 2 लाख सीए, इतना 100 करोड़ की जनता में 2 लाख सीए, तो हाँ 2-3 लाख हो गए शायद, है ना, ऐसे कम ही सीए, 2-3 लाख सीए है सिर्फ।
तो देखो ना कितना है, 0.001% ऐसा कुछ तो भी आता हो, तो इतने कम सी है, तो है वैल्यूएबल कोर्स है, बट फिर भी इतना ऐसा ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा एकदम अपन हवा बनाए कि नहीं सीए, तो ठीक है, तो सीए है, अच्छा कोर्स है और अच्छी बात है, बहुत कुछ आपको सीखने मिलता है और बहुत अच्छा वैल्यूड प्रोफेशन है, तो अच्छा है, लेकिन फिर भी उतना अपन ने ईगो में नहीं लाना चाहिए उसको, तो ठीक है तो है, तो अपन अपना काम करो। एक्चुअल में बाहर वालों को फर्क नहीं पड़ता, आप जाके अगर किसी को बताओगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता है उतना, ठीक है सीए है तो है, वो लोग कुछ लोगों को रहता है कि नहीं अरे सीए किया है उसने, जैसे लोग बोलेंगे किसी को डांट पड़ेगी, बोलेंगे देख शर्मा जी के लड़के को, देख सीए बन गया, तो होगा उसको डांट पड़ेंगी, तो होता है ना ऐसा, बचपन में डांट पड़ती थी, शर्मा जी के लड़के से कंपेयर किया जाता है तो हाँ होता है ऐसा, तो देख शर्मा जी के लड़के को 90% मार्क आए, तेरे को देख 85 आए, फिर शर्मा जी क्या अलग हाल रहते वो आपको नहीं पता है, उनको भी पड़ती है, देख गुप्ता जी की लड़की को 98% मार्क आए, देखो 90% आए, फिर शर्मा जी का लड़का बोलता है उसको देख के ही तो इतने कम हुए ठीक है, इन एग्जाम्पल्स का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो ये लेकिन ये होता है ऐसा, खैर जाने दो, मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे तरफ मत देखो तो कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स और रिक्विजिट्स ऑफ बेलमेंट, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ बेलमेंट, क्या क्या चीजें होना चाहिए एक बेलमेंट में। सबसे पहली चीज है डिलीवरी होना चाहिए, ठीक है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, पोजीशन ट्रांसफर हो रहा बोल रहे हैं अपन, मींस क्या हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, गुड्स दिए जा रहे हैं, हर केस में आप देखोगे गुड्स दिए जा रहे हैं, मैंने आपको कार दिया, ठीक है, तो डिलीवरी होना चाहिए। डिलीवरी कैसी कैसी हो सकती है, तो डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, तो डिलीवरी जो है वो एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव इंप्लाइड भी हो सकती। मैंने कार दिया तो कार उठा के लाऊंगा क्या, ये लो कार, तो नहीं, मैं आपको चाबी दे दूंगा, ठीक है, तो ये हो गई सिंबॉलिक डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल में दो ही डिलीवरी होती, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, आपने जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट वगैरह में पढ़ा था तो वहां एडिशनल एक था सिंबॉलिक, तो सिंबॉलिक इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है, तो सिंबॉलिक भी कंस्ट्रक्टिव ही है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है इंप्लाइड, ठीक है, तो इंप्लाइड यानी मान लिया कि गुड्स दे दिया, मैंने चाबी दे दिया यानी आप मान लोगे मैंने कार आपको दे दिया, कार का कंट्रोल आपको दे दिया, ठीक है। तो देखो डिलीवरी, इट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ बेलमेंट हैज टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मियर कस्टडी, कस्टडी में बेलमेंट नहीं होता, ठीक है, अभी जस्ट हमने देखा कस्टडी में बेलमेंट नहीं होगा। Thus where goods are handed over to servant, they are in the mere custody of the servant and no relationship of bailment arises. If a person is in custody without possession, custody है but possession नहीं है, control नहीं है, he does not become the bailey, ठीक है, तो possession है ना, control ध्यान रखना है आपको, ठीक है। Possession and custody do not however mean physical delivery of goods, physically हो जरूरी नहीं, it can even be implied. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कुड ऑल्सो क्रिएट अ बेलर एंड बेली रिलेशनशिप, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है ना जब आपको चीज जाते हुए नहीं दिखती है बट आप देखोगे कि बेलमेंट हो गया, गुड्स दे दिए, जैसे मैंने आपको चाबी दिया, कार वहीं के वहीं खड़ी है बट मैंने आपको चाबी दे दिया, तो मान लिया जाएगा कि मैंने आपको कार दे दिया, ठीक है, तो कार की मैंने आपको कंट्रोल दे दिया, उसकी चाबी दिया मीन्स कंट्रोल दिया। या फिर आपने बिल्टी ट्रांसफर किए, बिल्टी है ना एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, जब आप गुड्स भेजते हैं किसी को, तो जब गुड्स भेजा जाता है, पता होगा कुछ लोगों को, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, जब गुड्स भेजे जाते हैं, समझो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति गुड्स भेज रहा है दूसरे व्यक्ति को, तो गुड्स तो भेजेगा वो ट्रक से, ट्रक है ना ट्रक, सनी देओल लेके जाएंगे गुड्स, तो ट्रक से गुड्स भेजे जाएंगे, ये जाता है ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के ऑफिस, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस है यहाँ पे गुड्स देता है, ये ट्रक में लोड करते हैं, यहाँ पे पहुंचा देते हैं, यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का ऑफिस आता है, ये यहाँ जाएगा और जाके गुड्स लाएगा। लेकिन भाई ट्रांसपोर्टेशन कंपनी वालों को कैसे पता लगेगा भाई गुड्स किसको देना है, तो जब हम ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के पास जाते हैं, ये अपने को एक डॉक्यूमेंट बना के देता है जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, पढ़ा था ऐसा कुछ, तो ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है इसकी एक कॉपी ये रखता है, एक कॉपी इसको देता है, एक कॉपी इसके पास आती है और एक कॉपी इसके पास और आती है जो कि ये इसको ट्रांसफर कर देता है, तो ये चारों के पास एक एक कॉपी होती है, 4 कॉपी आती है उसकी, आपने देखा भी होगा ये अलग अलग कलर में होती है, गुलाबी रहेगा, नीला रहेगा, पीला रहेगा और एक सफ़ेद रहेगा, तो उसमें कंसाइनर्स कॉपी, कंसाइनिस कॉपी, ये सब लिखा रहता है, ट्रांसपोर्टर्स कॉपी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जैसे ही इसने ये दिया, ये जो डॉक्यूमेंट है ये ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ भी मान लिया जाता है डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गई,
ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कल चल के इसको ये गुड्स आगे देना है किसी को, तो ये इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर कर देगा, तो गुड्स के कंट्रोल पूरे दिए जा सकते हैं। पढ़ा था क्या ऐसा कुछ? तो बस ये वही है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और भी तरीके हैं, और भी बताऊंगा, तो धीरे धीरे अपन डिलीवरी के ऊपर और आएंगे। अभी डिलीवरी अपन पढ़ नहीं रहे, डिलीवरी के ऊपर पूरा टॉपिक है वो देखेंगे अपन। ये मोड्स ऑफ डिलीवरी, तो इसमें देखेंगे अपन कैसा क्या होता है। ठीक है, तो पहले अभी देख लो डिलीवरी। तो डिलीवरी कैन बी इवन कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यहाँ पे भी बेलमेंट हो सकता है। दिस अराइजेस इन सिचुएशंस वेयर द बेली इज ऑलरेडी इन पोजीशन ऑफ गुड्स बट एग्रीज टू बी बेली थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक एग्जांपल से बता देता हूं मैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी समझा देता हूं पहले, वैसे आपको पता है ज्यादातर लोगों को, बट फिर भी और एक बार समझा देता हूं। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब होता है? मीन्स जब मेरे पास गुड्स है और गुड्स वही है, बट स्टिल मान लिया गया कि आपने दूसरे व्यक्ति को दे दिया है गुड्स। जैसे आप देखोगे एक कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जहां पे हल्दीराम का एक एग्जाम्पल आपको याद होगा। हल्दीराम में अपने को एक केक खरीदना था, अपन लोग जाते हैं केक खरीदते हैं, केक अपन ने खरीद लिया, पैसा दे दिया और केक पूरा रेडी है, डिलीवरेबल स्टेट में है, मीन्स यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। ठीक है, ट्रांसफर कब होती है ओनरशिप, याद है कुछ? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में हो तब। ठीक है, तो गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में पूरा रेडी है, उसने केक को पैक करके रख दिया। अब अपन केक लेके जाने वाले थे, तो अपने को याद आया कि यार कुछ शॉपिंग करना तो रह गया। अब आप वो केक लेके बर्डी के बाजार में घूमोगे तो केक का हलवा हो जाएगा, तो अपने को इसीलिए वो केक को अच्छे से रखना है। अपन दुकानदार को बोलते हैं, हल्दीराम वाले को, कि भैया इसको रखो, हम आते हैं और गुड्स लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हम शॉपिंग करके आएंगे फिर गुड्स ले जाएंगे, तो फिजिकली कंट्रोल नहीं गया। बट यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाती है। ये जो डिलीवरी है, यहाँ पे जो गुड्स है वहीं के वहीं रखे हैं, बट अभी तक के वो कैसे होल्ड कर रहा था? अभी तक होल्ड कर रहा था एज अ सेलर। हल्दीराम वाला अभी तक सेलर करके, ओनर करके होल्ड कर रहा था। ही वॉज द ओनर ऑफ द केक। बट जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गुड्स वहीं के वहीं रखे हैं, बट जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ एक बेलमेंट अराइज हुआ, यहाँ पे अब वो एज अ बेली होल्ड कर रहा है। ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, आप ओनर हो चुके हैं, गुड्स आर इन डिलीवरेबल स्टेट, ओनर आप हो चुके हो, लेकिन जो पोजीशन है वो उसके पास रखा रह जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल उसके पास रखा है, यहाँ बेलमेंट अराइज होता है। तो यहाँ पे जो ओनर था वो अब एज द एजेंट ऑफ द बायर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहाँ पे आपको गुड्स वहीं रखे दिखेंगे, गुड्स का पोजीशन वहीं का वहीं है, फिर भी हम मान लेंगे कि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको ही हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जहाँ पे आपको गुड्स जाते हुए नहीं दिख रहे, गुड्स वहीं रखे हैं, बट फिर भी यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर हो गया। समझेगा कुछ? तो वैसे पिछले साल का ही है, पिछले साल आपने पढ़ा हुआ है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बहुत डिटेल में। ठीक है, उसके 3 प्रकार थे, ये सब पढ़ा हुआ है। खैर अभी उतना डिटेल में जरूरत नहीं है, तो ये याद नहीं भी आ रहा होगा तो ठीक है उतना डिटेल में। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब सिर्फ एक ध्यान रखो, इम्प्लाइड। मान लिया जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और ये डिलीवरी ट्रांसफर हो गई और पोजीशन चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा है। फिर सेकेंड पॉइंट, पर्पस। हर कॉन्ट्रैक्ट में एक पर्पस होगा, एक कोई ना कोई उसका मेन पर्पस रहेगा। जैसे कि एक जगह आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना था, वो आपका पर्पस है। मेरी घड़ी खराब हो गई तो घड़ी मेरे को रिपेयर पे देना है, तो रिपेयर्स पर्पस है। मैंने कपड़े दिया हूँ स्टिच कराने के लिए, तो स्टिच करवाना ये एक पर्पस है। तो हर चीज़ में अलग अलग पर्पस होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा। गाय है तो गाय को ख्याल रखना है, ये भी एक पर्पस है। तो कोई ना कोई एक पर्पस होगा, कोई ना कोई एक एम होगा। ठीक है, तो ये सिंपल है। आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेलमेंट, ये सब नहीं आएंगे। क्या आएंगे वो अपन देखते हैं। फिर है रिटर्न। रिटर्न होना चाहिए हर कॉन्ट्रैक्ट में। आप देखोगे गुड्स रिटर्न हो रहे हैं, जैसे ही काम हो गया तो आप गुड्स वापस कर दोगे। ठीक है, तो इट इज एग्रीड दैट व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश्ड द गुड्स आर टू बी रिटर्न और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। ठीक है, या तो रिटर्न करो या मैं जैसा बोलूंगा वैसा उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कहां से आ रहा है? ऊपर जो सेक्शन 148 लिखा है वो 148 से ही आ रहा है, ऊपर ये ना आपके बुक में पहले पेज में। ठीक है, सेक्शन 148, उसमें आप देखोगे तो ये वहीं के वर्ड्स है, एक एक वर्ड वहां से अपन तोड़ रहे हैं। ठीक है, देखो वहां कॉन्ट्रैक्ट एक है, मैंने डब्बे बना के रखा था वहां, तो देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एक, डिलीवरी, गुड्स, पर्पस, फिर रिटर्न होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सब क्या है? ये सब एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। Bailment arises from express or implied contract. In case of finder of goods,
बेलमेंट अराइजेस बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ मीन्स इम्प्लाइड। लेकिन एक केस हुआ था जिसमें बोला गया था इवन देयर कैन बी अ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट। तो वहां पे एक केस दिया है, सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद was of the view that there may arise non contractual bailment, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट भी हो सकता है। इसमें हुआ क्या था, इसमें कस्टम्स अथॉरिटी ने कुछ गुड्स सीज कर दिए थे, कुछ व्हीकल सीज किए थे ऑफ द ओनर, एक ओनर था, तो इसमें ऐसा हुआ था, एक ओनर था मेमन मोहम्मद, इसके गुड्स आते हैं कहीं से बाहर से, इसमें कार आ रही है, ये कार जो थी, ये कार यहां पे जैसे ही उतरी तो कस्टम्स अथॉरिटी ने इसको सीज कर लिया और बोला कि तुमने ये जो कार है, ये कार के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं किया है। कस्टम्स ड्यूटी तब लगती है जब आप बाहर से गुड्स लेके आते हैं, ठीक है, इंपोर्ट पे, ठीक है। तो इंपोर्ट में जो ड्यूटी लगती है वो कस्टम्स रहता है, ठीक है। आप ये पढ़ोगे धीरे धीरे, अगले साल है आपको फाइनल लेवल पे, इस साल आपको कस्टम्स नहीं है, ठीक है। आपको इस बार नॉर्मल जीएसटी है, कस्टम्स आपको पूरा अगले साल रहेगा फाइनल लेवल पे। तो कस्टम्स तब लगता है जब ये इसके ऊपर आपने ड्यूटी पे नहीं किया है, कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं किया इंपोर्ट के केस में। तो यहाँ पे ये कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं किया और इसीलिए ये जो कार होती है, ये कार सीज कर दी जाती है बाय द कस्टम्स अथॉरिटी, गवर्नमेंट इसको सीज कर लेती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट, कस्टम्स अथॉरिटी मीन्स वही गवर्नमेंट ऑफिस है, तो गवर्नमेंट उसको सीज कर लेता है। गवर्नमेंट बोलता है तुमने इसके ऊपर जो ड्यूटीज थे, जो पैसा भरना था, टैक्स भरना था, वो टैक्स नहीं भरा, इसको जब्त कर लिया। अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट अब इतनी बड़ी कार है, उसको रखना कहाँ, तो रखना पॉसिबल नहीं होता, तो वो मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर निकलवाती है कोर्ट जाके, और वो उससे बेच भी देती है, एक मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर निकाल के उसको सेल कर देती है, कार को सेल कर दिया, ये बेच दिया, पैसा आ गया। बाद में ये जाता है कोर्ट में, ये फिर से कोर्ट जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाके बोलता है देखो जी मैंने तो पूरा पे किया था, फिर भी मेरी कार जब्त कर ली गई है, जबरदस्ती मेरी कार ले ली थी। कोर्ट देखता है, कोर्ट को पता लगता है कि हाँ इसने तो पूरा जितना भी ड्यूटी है पूरी पे किया था, फिर भी जबरदस्ती तुमने कार ले ली है, तो तुम ये कार इसको वापस करो। जब कार वापस करने बोलते हैं तो ये बोलते हैं हमने तो कार बेच दी है, कार बेच चुके हैं, तो यहां पे अब कार वापस तो नहीं की जा सकती, बट यहां पे बोला गया तुमको कंपेंसेट करना है, क्योंकि यहां पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, वैसे इनने अपने इच्छा से नहीं किए, कार जो जब्त हुई ये जबरदस्ती की गई, बट स्टिल यहां पे बोला गया कि ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट था यहाँ पे बेलमेंट था कि तुम्हारे गुड्स नहीं है, गुड्स का ओनर यही है, तो तुमने ये गुड्स वापस करना चाहिए, बट तुमने गुड्स बेच दिए इसीलिए कंपेंसेट करो। अगर गुड्स बेचे नहीं होते तो यहाँ पे वो गुड्स को वापस करना पड़ा होता, ठीक है। तो यहां पे बोला गया देयर कैन बी अ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट, यहां पे कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बेलमेंट अराइज हो गया, ठीक है। तो ये मेनन मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का एक केस लॉ दिया है, तो देखते हैं इसमें वही बताया। तो देखो, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद, ये सब साइटेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1885, was of the view that there may arise non contractual bailment, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सीजर ऑफ कस्टम्स, सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स अथॉरिटी इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट, तो आंसर है यस, इट इज अ नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट, ठीक है। In this case, the customs authority seized certain vehicles of the plaintiff for being involved in smuggling. तो स्मगलिंग है, बोला तुमने इसमें पैसा ऐसा पे नहीं किया, चोरी करके ला रहे हो, छुपा के ला रहे हो, ये बताया गया। The order of seizure was set aside by the appellate tribunal which ordered return of vehicle. ये कोर्ट है एक हिसाब से, ट्रिब्यूनल यानी appellate tribunal होता है, उसने वापस करने बोला। The authorities under the order of magistrate, but authorities ने इसको पहले ही मैजिस्ट्रेट यानी एक कोर्ट का ही आदमी होता है, सरकारी आदमी, उसको ही अपन जज बोल सकते हैं आप, मैजिस्ट्रेट। तो जो जज होते हैं वो भी मैजिस्ट्रेट होते हैं, JMFC बोलते हैं अपन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है, यानी वो JMFC यानी जज, ठीक है। तो जज में अलग अलग कैटेगरी होती है, अपने को उतना डीप में नहीं जाना है, तो जज में अलग अलग रहते हैं, तो उसमें यानी जो सबसे छोटा लेवल रहता है वो JMFC होता है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ठीक है। वही अगर मेट्रो सिटी है तो वहीं पे मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, यानी वो जज है, सबसे छोटे वाले जो जज होते हैं वो, ठीक है। तो उससे ऑर्डर लेके इन्होंने बेच भी दिया था,
तो ये इतने दिन कहाँ रखेंगे करके, तो इनसे परमिशन ले लिए मैजिस्ट्रेट से और बेच डाले। तो द ऑथोरिटीज यानी गवर्नमेंट ऑथोरिटीज अंडर द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट हाउएवर हैड ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ द व्हीकल्स, ऑलरेडी इसको सेल कर दिया था, डिस्पोज्ड ऑफ, बाय रिप्रेजेंटिंग देम टू बी अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी। द कोर्ट फाउंड दैट गवर्नमेंट इज लायबल टू रिटर्न द गुड्स और टू पे कंपेंसेशन फॉर देम। तो वैसे तो रिटर्न करना है, बट अब आपने अगर बेच चुके हो तो आपको फिर उसको कंपेंसेट करना पड़ेगा। वैसे ये बेलमेंट था तो आपकी जिम्मेदारी थी गुड्स वापस करो, ठीक है, क्योंकि पर्पस कंप्लीट हो गया, जो भी केस थी वो पूरी हो गई और उसके बाद अब ओनरशिप उसकी है तो उसको गुड्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, तो देयर में बी ए नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट एज वेल। अगला पॉइंट, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होगी, ठीक है। आप देखोगे हर केस में सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप बेलर ही है, तो उसकी ओनरशिप थी और उसी की ओनरशिप है, वो सिर्फ चीज यूज करने दे रहा है, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, ओनली पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो हर केस में द बेलमेंट द बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स, देयरफॉर बेलमेंट डज नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ ओनरशिप, देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। और मूवेबल गुड्स होना चाहिए, बेलमेंट इज कंसर्न विथ ओनली मूवेबल गुड्स, देयर कैन नॉट बी बेलमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा और मनी, ठीक है। तो इसका गुड्स अगर नहीं है तो उसका बेलमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें भी बाकी चीजें हो सकती है, मॉर्गेज वगैरह होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो अलग चीज है, वो बेलमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो मॉर्गेज जो होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, जैसे मैं लोन ले रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी है वो गिरवी रख के मैं लोन ले रहा हूँ, तो यहाँ भी वो गिरवी रखी जाती है, बट ये बेलमेंट नहीं कहलाता, ठीक है, ये मॉर्गेज कहलाता है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, ये पढ़ लो पहले। इज डिपॉजिट ऑफ मनी बेलमेंट? बताओ, क्या पैसा जमा किया, बैंक में जाके मैंने पैसा जमा कर दिया, तो क्या ये बेलमेंट हो जाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि पहली चीज पैसा गुड्स नहीं है, पैसा गुड्स नहीं होता, आपने पढ़े हैं, पैसा भले भगवान होता है, भगवान नहीं होता, भगवान से कम भी नहीं होता। तो खैर, तो पैसा जो है ये गुड्स नहीं होता, तो इसीलिए ये बेलमेंट नहीं होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, आप देखो जितने भी केस है बेलमेंट के, उसमें वही चीज वापस मिलती है जो चीज मैंने दिया था। मैंने जो कार दिया था, मैंने आपको दिया ऑडी R8 यूज करो, आप वापस लेके आ रहे सर ये लो ऑल्टो, चलेगा क्या? तो नहीं, तो ऑडी R8 दिया तो ऑडी R8 वापस मिलना चाहिए, वही वाली, दूसरी भी नहीं, तो वही गुड्स वापस मिलते हैं। भले हो सकता है कभी फॉर्म चेंज हो जाए, जैसे सनी देओल ने कपड़े लेके गया था कि मेरे को इसका सूट बना के दो, तो उसको उसका कपड़ा वापस मिलेगा, दूसरे किसी का कपड़ा बना के देंगे तो वो नहीं रखेगा, ठीक है। तो उसको वही चीज वापस मिलती है। बट जब आप पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो क्या आपको वही पैसा वापस मिलता है? तो नहीं। हो सकता है आपने पहले पैसा जमा किया होगा, नोटबंदी के पहले, उस टाइम आपने पैसा जमा किया था, आपने हजार के नोट जमा किए थे, अब 1000 के नोट तो है ही नहीं, तो आपको वापस नहीं मिलेंगे वो। तो ऐसे केस में आपको कोई और करेंसी मिलेगी, वही पैसा वापस नहीं मिलता, वही नंबर वाला वैसा का वैसा पैसा नहीं मिलता, इसीलिए इट इज नॉट अ केस ऑफ बेलमेंट, ठीक है। तो वो दिया है, दो रीजन है उसके, नो ड्यू टू टू रीजंस। पहला, बेलमेंट कैन बी ऑफ मूवेबल गुड्स ओनली, मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड मनी, और फॉर बेलमेंट द स्पेसिफिक गुड्स शुड बी रिटर्न, वही गुड्स आफ्टर अचीविंग द डायरेक्टेड पर्पस, but the bank is not bound to return the identical currency notes or coins which were deposited. Furthermore, the depositor cannot object against the purpose to which the deposits are to be used by the bank. तो बैंक उसको लोन के लिए कहीं भी यूज कर सकती है। The only liability of bank is to return the amount equal to the sum deposited by the customer. In such a case, therefore, the relationship between the bank and customer is that of debtor and creditor and not of bailor and bailey. ठीक है, तो bailor bailey नहीं बनते वहां। एक और है, क्या आपने बैंक के लॉकर में पैसा जमा किया, या आपने बैंक के लॉकर में ले जाके आपने सोने के, आपके पास बुलियन थे, ईंटे थे, ईंटा जमा कर दिए, तो क्या ये बेलमेंट हो गया? अब सोने का ईंटा जमा किया आपने, तो यहां पे बेलमेंट नहीं होता। आंसर है क्योंकि आप कंट्रोल नहीं देते, आपके इजाजत के बिना वो लॉकर नहीं खोला जा सकता, बैंक भी नहीं खोलता। वो बात और है, 20 साल से बंद है, कोई आया ही नहीं कभी वो खोलने, तो फिर वो तोड़ देंगे, वो बात और है। लेकिन जब तक आप कंट्रोल नहीं देते तब तक क्यों नहीं तोड़ा जाता? उसकी एक चाबी आपके पास होती है, एक चाबी बैंक के पास होती है, जब दोनों चाबी लगाते हैं, दोनों घुमाते हैं, तब लॉकर खुलता है, पता होगा आपको। तो लॉकर, कभी जाना, आपका लॉकर होगा कहीं पे आपके फैमिली का, तो लॉकर रहते हैं हर किसी का, तो भले उसमें कुछ नहीं होगा, मेरे लॉकर में 500 रुपये पड़े हैं और उसका मेरे को लॉकर रेंट ही कुछ 2000-2500 रुपये आ जाता है, तो पड़ा है, अब पैसा है नहीं, बट लेके रखे थे लॉकर, कभी तो पैसा आएगा, अभी तक आया ही नहीं, ठीक है, जो भी आता सब वाइट मनी आता अपने पास, क्या ठीक है,
तो उसमें ब्लैक मनी रहता है जनरली लॉकर्स में। तो बहुत बीच में रेड भी पड़ी थी ना लोगों के यहाँ, कहीं ना कहीं लॉकर वॉकर तोड़े गए, तो होता था। तो वैसे तो रूल क्या है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे जब तक आप नहीं जाओगे तब तक वो अकाउंट नहीं खुलेगा, तो तब तक वो लॉकर नहीं खुलेगा। वो लॉकर खोलने के लिए आपको जाना पड़ता है, वहां पे कंट्रोल आप ही का है, चाबी आपके पास है। तो कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। कस्टडी चेंज हुई है बट पोजीशन नहीं गया, पोजीशन आपका ही है ये माना जाता है। इसलिए अगर कल चल के चोरी हो जाएगी और लॉकर टूट जाएंगे और पूरा पैसा गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे बैंक इज नॉट लायबल, बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, आपको बैंक को क्या पता आपने क्या रखे थे लॉकर में। तो मैंने बोला 500 रुपए, जब चोरी हो गई मैं बोल रहा मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखे थे लॉकर में, तो यहाँ पे फिर तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए लॉकर में क्या है ये उनको भी नहीं पता होता, बैंकर को भी नहीं पता होता। बैंक नहीं देखता लॉकर खोल के कि आपने क्या जमा किया, वो खोल के बाहर आ जाते वो लोग, आप फिर जो जमा करना है करो, निकालना है निकालो। तो लॉकर्स जो होते हैं इसका पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बेलमेंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो रहा, यहाँ सिर्फ कस्टडी ट्रांसफर हुई है। ठीक है, इसी चीज को अपन और डिटेल में अभी देखेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, मैंने वादा किया था तो छोड़ूंगा। तो हाँ, वेदर प्लेसिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, करेंसी एंड अदर वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स in a bank locker amounts to bailment. So it is not bailment because the keys of the locker are still with the owner. Technically the ornaments are with the possession of the owner, though the locker is in बैंक। बैंक में लॉकर है बट फिर भी टेक्निकली आप देखो तो कंट्रोल आपके पास है, क्योंकि चाबी आपके पास है, तो यहाँ पोजेशन ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बेलमेंट बड़ा ही आसान। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर टू बी हेल्ड फॉर बेलर्स यूज, बेलर के यूज के लिए, गाय वाला एग्जांपल, बेलर के बेनिफिट के लिए हो, बेलर के यूज के लिए, गाय का ख्याल रखना है। ठीक है, वो एक एग्जांपल इसमें आएगा। ये डिफरेंट फॉर्म्स है, एग्जांपल दिए हैं। तो वैसे अगर आप डिफरेंट टाइप्स देखो, काइंड देखो, तो 2 ही काइंड है, ग्रेटिशियस और नॉन ग्रेटिशियस। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म्स है, एग्जांपल है। वैसे ही गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड फॉर हिज ओन यूज विदाउट एनी चार्ज, तो आपने गुड्स दे दिया फ्रेंड को यूज करने के लिए, जैसे वही आपने कैसेट दे दिया वीडियो गेम की, तो यहाँ पे आप चार्ज नहीं ले रहे। ठीक है, वो हो गया। हायरिंग ऑफ गुड्स, हायरिंग ऑफ गुड्स यानी पैसे के लिए किया गया, हायर पे लेके गया, मैंने गुड्स लेके आया, मैंने एक बाइक लेके आया किराए से, तो मैं उसका पैसा दूंगा। ठीक है, तो हायरिंग ऑफ गुड्स। डिलीवरिंग गुड्स टू द क्रेडिटर टू सर्व एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन, ये भी एक प्रकार का बेलमेंट है, इसको हम बोलते हैं प्लेज। तो क्रेडिटर के पास मैंने सिक्योरिटी दिया, मैं उधारी लेने गया था, उधारी पे मेरे को कुछ गुड्स दे दो, मैं नई दुकान चालू कर रहा हूँ कपड़े बेचने की, तो मैं कपड़े खरीदने गया, वो बोला कि शर्मा जी आप पे कैसे भरोसा करूँ, तो आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपको उधारी कैसे दूँ। मैंने उसको अंगूठी निकाला और अंगूठी निकाल के दे दिया कि ये रखो, मैं पैसा लेके आऊँगा तब मेरे को वापस कर देना। तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का बेलमेंट है, इसी को प्लेज बोलते हैं। तो प्लेज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट, तो प्लेज इज ऑल्सो अ बेलमेंट। ठीक है, तो चीज गिरवी रखना, ये प्लेज हो गया। ठीक है, डिलीवरिंग गुड्स फॉर रिपेयर्स विथ और विदाउट रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये घड़ी वाला एग्जांपल। डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर कैरियज, तो आपने सनी देओल को गुड्स दे दिया ले जाने के लिए, कैरियज के लिए, तो आपने गुड्स दिए टू द कैरियर कि गुड्स लेके इसके पास चले जाओ। तो यहाँ पे जो गुड्स लेके जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे ओनरशिप आपकी रहेगी या इसकी रहेगी, बट इसको आप पोजेशन देते हो, कंट्रोल देते हो। ठीक है, तो ये गुड्स लेके जाएगा, ऐसा है। मोड्स ऑफ डिलीवरी, बस ये 3 पॉइंट देख लेते आज, और ये 2 पढ़ लेते, और बस यहाँ तक पढ़ेंगे बोला था मैंने। क्या? अरे सुन लो, अरे सुन लो, अरे ठीक है सुन लो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो रहा क्या? हाँ, आप सुबह से बैठे हो, मैं मानता हूँ कि मेरे को समझ में आता है ना, अब मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ आप जैसा, मेरे को पता है कैसा होता है, कैसे अपने को बैठे बैठे अजीब सा लगता। हाँ होता है ना, ऐसे आड़े टेढ़े हो रहे हैं कुछ तो होता है। हाँ तो होता है, एक्चुअल में होता है, उसमें क्या। तो ठीक है, तो होता है ऐसा। फिर आपको भूख लग रही होंगी, पेट से आवाज़ आ रही होंगी, गुड़ 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 हो रहा होगा, तो होते रहता है। तो पेट बोल रहा खाना लाओ, लेकिन अपन यहाँ बैठे हैं, फिर घर की याद आ रही है, यार घर पे खाना बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। किसी का बर्थडे होगा तो याद आएगा, यार आज तो इसका बर्थडे है, आज तो मस्त ये आएंगे वो आएंगे, तो होता है ऐसा। तो खैर ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कितने लोग चाहते पढ़ाई करना चाहिए? अभी है देखो कुछ लोग, और बाकी लोग छुट्टी हो ना। अच्छा थोड़ा सा पढ़ लेते ना, अरे थोड़ा सा।
अच्छा, बस बस ये कालिया पेरुमल तक पढ़ेंगे अपन, ये केस लॉ तक। अच्छा सुनो, मोड ऑफ डिलीवरी तो पढ़ डालो, ये तो मैंने समझा दिया हूं क्योंकि, तो इसमें कुछ नहीं है, ये पढ़ डालो। मोड ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 149 एक्सप्लेन्स द मोड ऑफ डिलीवरी टू द बेली एंड स्टेट्स दैट द डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, एक्चुअल और implied. When the bailor hands over the bailey physical possession of the goods, it is called as actual delivery. जैसे मैंने ये आपको दे दिया physically, ये हो गई actual delivery. वही कंस्ट्रक्टिव यानी जब मैंने चाबी दे दी आपको, मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग पोजेशन हैव बीन डिलीवर्ड। तो यहाँ पे मैंने गुड्स लाके नहीं दिया आपको, बट मैंने आपको चाबी दे दिया, मीन्स आपको एक अधिकार दे दिया कि जाके कार ले लो, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इंक्लूड्स सिंबॉलिक डिलीवरी, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब ये मान लिया, इम्प्लाइड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो इम्प्लाइड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव यानी इम्प्लाइड। ऑन द अदर हैंड does not involve handling over the physical possession, but something is done which has the effect of putting the goods in the possession of the bailey. Example दिया है, for example, goods in transit when they are at sea or at railway, they can be delivered by handing over the bill of lading or the railway receipt representing the goods, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपने दे दिया तो मान लिया जाता है आपने गुड्स का कंट्रोल दे दिया। According to explanation to section 148 of the Contract Act, a person already in possession of goods may become a bailey by a subsequent agreement. Suppose you buy a scooter from dealer D and leave the scooter in the possession of the dealer. After the sale is completed, D, the dealer, becomes the bailey, although originally he was the owner. ठीक है। बेटर एग्जाम्पल आप हल्दीराम वाला ध्यान रखो। हल्दीराम अपन गए, हमने केक खरीद लिया, अभी तक के वो ओनर था, अब वो ओनर नहीं है, अब ओनर हम हो गए, पर केक वहीं रखा है हमने, तो ऐसे केसेस में वो बेली हो गया, ठीक है। हम ओनर है, हम बेलर हो गए, हमने गुड्स उसके पास रखे हैं, ठीक है। उसके बाद वो हम जब भी शॉपिंग करके आएंगे तो गुड्स लेके चले जाएंगे, तब तक के वो बेली रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। यहाँ पे गुड्स वहीं के वहीं रखे दिखेंगे, ठीक है, बट यहाँ भी बेलमेंट अराइज हो गया। एक ये केस पढ़ लो बस, फिर खत्म। कालिया पेरुमल वर्सेस वीजा लक्ष्मी। कालिया पेरुमल वर्सेस वीजा लक्ष्मी। वीजा लक्ष्मी होते हैं जैसे वीजा बालाजी होते हैं। एक वीजा बालाजी है, पता है आपको? हनुमान जी का मंदिर है एक राजस्थान में कहीं, जिनको वीजा नहीं मिलता, बाहर जाना है दूसरे कहीं और वीजा नहीं मिल रहा, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ नारियल फोड़ते और उनको वीजा मिल जाता। वीजा बालाजी, हाँ एक्चुअली है, गूगल सर्च करना, वीजा बालाजी है। तो वीजा बालाजी है ना, बालाजी है ना हनुमान जी, वो बालाजी बोलते हैं उधर। तो वीजा बालाजी जो रहते हैं वहाँ पे आप अगर वीजा होना है आपको और नहीं मिल रहा है तो आप जाके नारियल फोड़ो, आपको वीजा मिल जाएगा, ठीक है। तो हम किसी भी प्रकार की ऐसी सुपरस्टिशियस बातों को बढ़ावा नहीं देते, तो ये सिर्फ एक काल्पनिक घटना है। हो सकता है ये क्या बोलेंगे, संयोग हो, संयोग, ठीक है। हो भी सकता है, कुछ भरोसा नहीं, चमत्कार भी होते हैं, तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है, सब चमत्कार ही तो चल रहा है ना, अपन जी रहे हैं मस्त, तो चमत्कार है। खैर जाओ दिया। तो हाँ, कालिया पेरुमल वर्सेस वीजा लक्ष्मी। वीजा लक्ष्मी होती है, बहुत अमीर होती है विशा लक्ष्मी, आंटी है, उसका नाम वैसे ही है वीजा लक्ष्मी, तो विशा लक्ष्मी। तो विशा लक्ष्मी जो होती है खूब अमीर आंटी होती है, उनके पास बहुत पैसा होता है और बहुत सारे सोने के पुराने जेवरात रहते हैं, पुराने ऐसे बड़े बड़े कान के झुमके और भलते भलते ऐसे बड़े बड़े हार। अब वो इतने भारी भारी रहते हैं, वो पहनना आज के तारीख पे जमता नहीं, अब पहन के घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आजकल थोड़ा नए टाइप की ज्वेलरी लगती है, वो पुराने टाइप की ज्वेलरी नहीं चलती आजकल। तो वो, लेकिन उनको एक डर लगता है कि यार अपन ये ज्वेलरी ले जाएंगे और सोनार को देंगे कि इसको गला के अच्छी नए ऑर्नामेंट्स बना दो, तो ये गायब कर देते लोग सोना, तो उसको भरोसा नहीं होता है। तो आंटी खूब अमीर रहती है, खूब पैसा रहता है, खूब सोना रहता है, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता है। अब क्या होता है, वो बोलती है यार अपने को अब कुछ तो करना पड़ेगा, सोना पड़े पड़े कोई मतलब नहीं है, तो उसको अपने को कुछ तो बनाते हैं, नए टाइप की ज्वेलरी बनाते हैं। वो एक सोनार के पास जाती है, कालिया पेरुमल सुनार है, कालिया पेरुमल के पास जाती है और बोलती है कि देखो मेरे पास ये सोना है, सोना लेके जाती है, ये सोना ये डब्बे में मैं रखती हूँ, ये मैं तुमको दे रही हूँ, मैं जब तक यहाँ पे रहूंगी तब तक तुम इसके ऊपर काम करोगे और मेरे को नए प्रकार के ज्वेल्स बना के दोगे। लेकिन अब ये एक दिन का काम है नहीं, तो ये लंबा टाइम चलेगा, हो सकता है 20-25 दिन चले। तो ये जो सोना है ये मैं तुमको लेकिन कंट्रोल में नहीं दूंगी, मैं यहाँ पे सोना जो रहेगा अपने पास रखूंगी, मैं आऊंगी, मेरे सामने वो डब्बा खोलेंगे अपन,
फिर उसमें काम करोगे तुम दिन भर, जो भी उसको वर्किंग करना है। शाम हो जाएगी, शाम को डब्बा बंद करेंगे, डब्बे में ताला लगाया जाएगा, चाबी मेरे पास रहेगी। फिर तुम्हारे ही दुकान में एक खाली एक कमरा, जहां पे कोई आता जाता नहीं, जैसे वो कोने में कमरा है, तो वो कमरा वहां पे ये अपन ले जाके रख देंगे। वो कमरे में ताला लगाया जाएगा, वो चाबी भी मेरे पास रहेगी। और फिर मैं दूसरे दिन आऊंगी, मैं चले जाऊंगी, फिर दूसरे दिन आऊंगी, दूसरे दिन फिर दरवाजा खोलेंगे, डब्बा खोलेंगे, फिर उसमें काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर से डब्बा बंद करेंगे, काम हो गया, शाम हो गई, डब्बा बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, चाबी मेरे पास, डब्बा रखेंगे, ताला लगाएंगे, चाबी मेरे पास। तो ये चलेगा। तो ऐसा रोज रोज चलता था। तो ये चला, 4-5 दिन चला। फिर एक दिन पता लगा कालिया पेरूमल के यहाँ चोरी हो गई, और वो डब्बा, वो वहां का ताला टूट गया और डब्बा होगा सब गायब हो गया, बॉक्स गायब हो गया। अब यहाँ पे कालिया पेरूमल पे इल्जाम लगाया गया कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में थी चीज, तुम्हारे कारण नुकसान हुआ है, तुम्हारे घर पे था, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, भरपाई करके दो। उसने चोरी नहीं किया, कालिया पेरूमल ने, उसके यहाँ चोरी हुई थी जिसमें वो चीज चोरी हो गई थी। अब यहाँ पे उसको बोला तुम भरपाई करके दो, तो विजया लक्ष्मी एकदम गुस्से में, तेरा क्या होगा कालिया, तो अब तेरे से मैं रिकवर करूंगी। वो मना करता है, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, बोला इसमें वो तो दरवाजा था, ताला लगा था, अब किसी ने तोड़ के ले गया तो उसमें मेरी क्या जिम्मेदारी। तो यहाँ पे वो हाथ खड़े कर देता है, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। झगड़ा होता है, कोर्ट में केस जाता है, वो बोलती है पैसे दो पैसे दो, ये बोलता है नहीं दूंगा नहीं दूंगा, दो दो नहीं नहीं, दो दो नहीं नहीं, झगड़ा हो रहा है। अब पूछा जाता है क्या हुआ था, आंटी जी बताती है देखो जी ऐसा था, मैंने लेके आई थी सोना, मेरे को भरोसा नहीं है किसी पे, इसीलिए मैंने बोली थी मेरे सामने काम होगा, वो डब्बा रहेगा, डब्बे से निकाला जाएगा सोना, फिर तो वो काम करेगा, उसके बाद डब्बे में फिर भरेंगे, फिर ले जाके वहां रख देंगे, वहां पे ताला लगा दिया जाएगा, चाबी मेरे पास रहेगी। फिर बोला अरे रुको रुको, कोर्ट ने बोला चाबी तुम्हारे पास थी, दोनों चाबी, डब्बे की भी और उसकी भी। तो बोले हो, तो बोले बस बात खत्म हो गई, कोई बेलमेंट नहीं था, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, उसका कंट्रोल नहीं था, कंट्रोल तुम्हारे ही पास था। जब चाबी तुम्हारे पास है तो देयर वाज नो बेलमेंट, और इसीलिए वो जिम्मेदार नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो कालिया पेरूमल को बचाया गया। ठीक है, तो ये केस था। यहां पे भी आप देखोगे चीज वहां रखी है, बट ये कस्टडी है, ये पोजीशन ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि चाबी आपके पास है। ठीक है, जब तक चाबी आपके पास है आपने कंट्रोल नहीं दिया, कंट्रोल नहीं दिया तो ऐसे केसेस में बेलमेंट अराइज नहीं होता। इसीलिए जब आप पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं तो वहां कोई बेलमेंट नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपकी गाड़ी उठा ली जाती है, चोरी हो जाती है, तोड़फोड़ कर देते हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट अ केस ऑफ बेलमेंट। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको पार्किंग की जगह दी है, वहां पे अच्छे से गाड़ी लगाओ, बस, हमारी क्या जिम्मेदारी। कंट्रोल आपके पास है, चाबी आप लेके आ रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको कि पार्किंग लॉट में अगर आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या वहां पे बेलमेंट अराइज होता है। आप चिट्ठी लेते हैं, पैसा देते हैं, तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो नहीं, ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये आपको रेंट लिया जा रहा है, उतनी जगह दी जा रही है कि यहाँ पे आपकी गाड़ी रख दो। ठीक है, तो उसका पैसा लिया जा रहा है कि इतने देर का वो रेंट है, 3 घंटे का, 3 घंटे के बाद ज्यादा टाइम लगेगा तो और वो 3 घंटे का चार्ज और लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जरूर है बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि कंट्रोल अपने पास है, चाबी अपन अपने पास रखते हैं, उसको देके आते क्या अपन, तो नहीं, चाबी अपने पास रखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बेलमेंट अराइज नहीं होता। ये बताया गया था कालिया पेरूमल वर्सेस विजया लक्ष्मी में। ठीक है, तो ये दिया है, एक बार ये पढ़ लेते। A lady employed a goldsmith for the purpose of melting old jewelry and making new jewels. Every evening, she used to receive the half-made jewels from the goldsmith and put them into a box, which was left in a room in a goldsmith's house. She retained the key of the room with her, खुद के पास रखी उसने, तो बॉक्स में रखा, गोल्डस्मिथ के घर पे ही है बट चाबी अपने पास थी। It was held that there was a re-delivery of jewels to the lady and they were not in the possession of the goldsmith when during one night they were stolen and there was no bailment. यहाँ bailment arise नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ जिम्मेदारी गोल्डस्मिथ की नहीं होती। बस ये 2 पॉइंट पढ़ लो, बात खत्म। मैंने बस इतना वादा किया था, इतना पढ़ा के छोड़ रहा हूँ। काइंड्स ऑफ बेलमेंट, काइंड यानी अच्छे दिल वाले, तो मैं काइंड नहीं हूँ, मैं इसीलिए आपको पढ़ाई जाऊंगा। ठीक है, बस इतना सा पढ़ के छोड़ रहा हूँ। तो अपन नया नहीं पढ़ रहे ना, मैंने बोला था यहाँ तक पढ़ाऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएंगे, बस वहां तक अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अपन नया नहीं पढ़ रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, पोजीशन पे ही चर्चा हो रही है, डिलीवरी पे ही चर्चा हो रही है, अपन कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी चर्चा है पूरी उसी चीज पे है। ठीक है, बस इतना सा पढ़ लो, ये अपन ने पढ़ चुके हैं। ग्रेटिशियस बेलमेंट, इट इज वन इन विच नाइदर द बेलर नॉर द बेली इज एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन।
तो कोई रेम्यूनरेशन नहीं लिया जा रहा, बस गुड्स रख दिए गए। फॉर एग्जाम्पल लेंडिंग अ बुक टू अ फ्रेंड, डिपॉजिटिंग ऑफ गुड्स फॉर सेफ कस्टडी विदाउट एनी चार्ज, तो दोस्त के पास आपने बुक वगैरह रख दिया। ग्रेटिशियस का मतलब है गिवन और ग्रांटेड विदाउट रिटर्न, और रिटर्न का मतलब पैसा, रिटर्न यानी समथिंग इन रिटर्न, कंसिडरेशन, विदाउट रिटर्न यानी विदाउट कंसिडरेशन। रिटर्न यानी वो नहीं कि वापस नहीं करेगा, विदाउट रिटर्न यानी विदाउट कंसिडरेशन, लिख लो वहां पे विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। और रिकॉम्पेंस और अनअर्न्ड, ये तो डिक्शनरी मीनिंग दिया है, तो आपको ग्रेटिशियस का मतलब ये ध्यान रखना है, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, ठीक है। उसमें आपने पैसे के लिए कार्य नहीं किया, ऐसे किया कि भाई अपना दोस्त है या अपना फ्रेंड है तो उसको अपन दे देते हैं चीजें। और नॉन ग्रेटिशियस का क्या मतलब है? इट इज कॉल्ड एज अ बेलमेंट फॉर रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी कंसिडरेशन के लिए। हियर आइदर द बेलर और द बेली इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, किसी भी एक व्यक्ति को। फॉर एग्जाम्पल मोटर कार लेट आउट फॉर हायर, तो अपन ने जो सेकेंड एग्जाम्पल देखा केस 2, वैसे ही क्लॉथ गिवन फॉर टेलर, टेलरिंग फॉर स्टिचिंग ड्रेसेस, ठीक है। आखिरी एग्जाम्पल फोर्थ, तो ये 4 केस देखे अपन ने, ये 4 केस में पूरा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट, सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, उसमें वापस नहीं किए जाते गुड्स, जिसने खरीद लिया वो रख लेगा। लेकिन बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, और वो वापस करना पड़ेगा जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाएगा, ठीक है। बस इतना है। तो ये 4 केस आपको ध्यान रखना है, बाकी अपन कल देखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये केस 1 है, फिर ये केस 2 है, ये केस 3 है, और ये केस 4 है। बस ये 4 केस के ऊपर पूरा आपका चर्चा खत्म हो जाएगी। चलो इसके बाद की चर्चा हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।